Hello friends, welcome to this session. This session is the most important MCQ session for the JIIB exam. ठीक है, the most awaited session. यहाँ पर हम मॉड्यूल CND of Indian Economy and Indian Financial System इसको डिस्कस कर रहे हैं और इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हम आंसर करेंगे. ठीक है, तो दिस विल बी लाइक ए टेस्ट टू योर नॉलेज. सो आई होप यू ऑल आर रेडी टू आंसर दीज क्वेश्चंस. पेन पेपर लेकर रेडी बैठिएगा. जो भी क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है उसको आपको आंसर करना है, वीडियो पॉज करना है, ट्राई टू आंसर योरसेल्फ एंड देन चेक कि वेदर यू आर एबल टू आंसर इट राइट और नॉट. ठीक है, तो उसके साथ अपना स्कोर आपको शेयर करना है इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है, आप में से कितने लोग स्कोर शेयर करेंगे मुझे बता दीजिए. तो प्लीज डू इट. एंड हियर वी आर डिस्कसिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs एंड दिस इज पार्ट 2 ऑफ आवर मैराथन सीरीज. आई होप यू ऑल आर रेडी फॉर द क्वेश्चंस. ठीक है, बिफोर मूविंग अहेड लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, अगर आप लोग JIIB एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं इन द अपकमिंग साइकिल, सो यू हैव एन गोल्डन अपॉर्चुनिटी जहां पर हमारा जो क्विक रिविजन बैच है दैट हैज स्टार्टेड और इसमें आपको जो है लाइव क्लासेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं सो दैट यू कैन वेरी प्रॉपरली प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन. ठीक है, लाइव क्लासेस के थ्रू पढ़ाया जा रहा है. वी ऑल्सो हैव MCQs ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर. जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स उनके MCQs आपको अटेम्प्ट करने चाहिए शॉर्ट नोट से बिफोर द एग्जाम प्रिपेयर करने के लिए. एंड ऑल्सो देयर विल बी जो है फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्रोवाइडेड टू यू. ठीक है, तो आई होप यू विल बी एनरोलिंग इनटू दैट एंड समबडी हु इज फीलिंग कि यस आई हैव प्रिपेयर्ड माई सेल्फ और मुझे अभी बस अपने नॉलेज को टेस्ट करना है, तो यू कैन गो फॉर द टेस्ट सीरीज. चारों कंपोनेंट रिलेटेड विल बी गेटिंग द चैप्टर वाइज MCQs and full length mock test. Test 80 is the code that you need to use so as to get 80% discount in the test series, and JIIB 80 is the code to be used so as to get 80% discount in the quick revision batch. So do hurry up. Link is given in the description and this is your first question on the screen. ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ ऐसे टॉपिक जो मॉड्यूल B में बच गए थे वो करके फिर विल मूव टू मॉड्यूल C and D कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, which among the following statement is or are correct with respect to variable rate reverse repo. तो सिमिलर क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन द एग्जाम एंड ये जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है मॉड्यूल D के चैप्टर मॉड्यूल B के चैप्टर नंबर 17 में. ठीक है, वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो. तो जनरली रिवर्स रेपो जो ट्रांजैक्शंस है वो किसके बीच होते हैं? जनरली RBI एंड बैंक्स के बीच ये किया जाता है. ठीक है, रिवर्स रेपो में क्या है, बैंक के पास जो एक्सेस मनी है वो RBI के पास वो पार्क कर देता है, तो RBI प्रोवाइड सम इंटरेस्ट अमाउंट हियर एंड बैंक जब ये मनी यहाँ पर पार्क करता है तो RBI से थोड़ा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है एज अ कोलेटरल ले लेता है. RBI प्रोवाइड सम गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड उसे रीपर्चेस करते हुए RBI विल बी गिविंग द मनी बैक. ठीक है, तो दैट इज द रिवर्स रेपो. रेपो जनरली बैंक लोन लेते हैं बट रिवर्स रेपो में बैंक इज गोइंग टू प्रोवाइड दिस एक्स्ट्रा मनी जो बैंक के पास अवेलेबल है टू RBI. ठीक है, सो दैट इट कैन अर्न सम इंटरेस्ट. अब नॉर्मली लेट्स से प्रेजेंटली रिवर्स रेपो 3.35% ऐसा कुछ इंटरेस्ट रेट है. ठीक है, या फिर 6% का इंटरेस्ट रेट है. तो ऐसे में इफ द बैंक वांट्स टू अर्न अ लिटिल हायर इंटरेस्ट आउट ऑफ दिस, ठीक है, बैंक्स को थोड़ा सा जो है प्रोत्साहित किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है कि यू पुट योर मनी इन RBI. तो उसके लिए वेरिएबल रेट, ये तो फिक्स्ड रेट है, वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो किया जाता है. सो वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो इससे थोड़ा सा हाई परसेंटेज होगा, 6.1 6.2% इस तरीके से होगा द इंटरेस्ट रेट. ठीक है, तो ऐसे में वी कॉल इट वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो. और ये जो वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो है इसमें ऑक्शन होता है. ठीक है, सारे बैंक्स को ऑक्शन दिया जाता है कि हाँ 6% तो नॉर्मल रेट है, इससे थोड़ा सा हाई कौन लीस्ट रेट पर जो है ये पैसे अपने रखना चाहता है तो दैट पर्टिकुलर बैंक अलॉटमेंट हो जाता है एंड वो रिवर्स रेपो के थ्रू ये पैसे रख सकता है. तो वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो जनरली हायर देन द नॉर्मल रिवर्स रेपो रेट. ठीक है, विच आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स. अब ये पूरा डिस्क्रिप्शन के बाद आई होप यू आर वेरी क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट. अब ये क्वेश्चन आंसर करिए. RBI intends to absorb excess liquidity from the market in order to avert inflation and rebalance the liquidity conditions. Yes, excess liquidity यानी कि excess money जो बैंक के पास है absorb करना. Yes, RBI and commercial banks can participate in VRRR auctions. Yes, RBI and commercial banks ही participate करते हैं. Second भी सही है. This variable rate is expected to be lower than the fixed reverse repo. Lower नहीं higher होता है ना जनरली 6.1 6.2, तभी ना सारे बैंक्स ऑक्शन के लिए आएंगे. तो lower is a wrong thing. ठीक है, हायर होगा. It allows the RBI to regulate the money supply and reduce inflation risk in the economy. ठीक है, मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन का जो रिस्क है इकोनॉमी में उसको मेंटेन एंड रेगुलेट करने में हेल्प करता है. तो 1, 2 and 4 will be the right answer. C is the correct option here. Okay,
सेकेंड क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। तो फिस्कल रिस्पॉन्स, ये जो एक्ट है फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी यानी कि गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी है, क्या चीज, बजट को सही से मैनेज करे, यही है ये एक्ट का मेन एम। 2003 में आया था, 4 से एप्लीकेबल है। तो ये जो एक्ट है गवर्नमेंट को बजट सही से मैनेज करने के लिए उससे रिलेटेड टारगेट सेट किए जाते हैं। तो व्हाट इज द मेन टारगेट, टारगेट्स रिलेटेड टू द डेफिसिट्स, ठीक है, डेफिसिट रिलेटेड टारगेट है। डेफिसिट होता क्या है, आपका एक्सपेंडिचर 10,000 रुपए है, बट यू आर हैविंग एन इनकम ऑफ ओनली 6,000 रुपीज लेटेस्ट से, तो बाकी 4,000 रुपए ये कहां से आएगा, दिस इज कॉल्ड द डेफिसिट। तो यू विल डू बोरोइंग और समथिंग, बट ये डेफिसिट का जो परसेंटेज है इन कंपैरिजन टू जीडीपी, ये जो परसेंटेज लिया जाता है वो काफी कम हो, ये चीज देखा जाता है, ठीक है। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेफिसिट है, बट या द मेन एम इज टू रिड्यूस दिस डेफिसिट, ठीक है, कि इनकम बढ़े या तो एक्सपेंडिचर कम हो, कुछ ना कुछ होना है ताकि डेफिसिट रिड्यूस हो जाए। अचीव लॉन्ग टर्म मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी व्हाइल जनरेटिंग बजट सरप्लस, बजट सरप्लस चाहिए, डेफिसिट नहीं। यस ऑफ कोर्स, इंट्रोड्यूस प्रूडेंशियल डेट मैनेजमेंट, तो यहाँ पर डेफिसिट को कवर अप करने के लिए यू नीड टू टेक लोन, सो डेट यहाँ पे क्रिएट हो रहा है तो मैनेज करना है उसको। ट्रांसपेरेंट फिस्कल मैनेजमेंट सिस्टम्स इन द कंट्री, यस फिस्कल मैनेजमेंट ट्रांसपेरेंट हो, फिस्कल इंपेडिमेंट्स एंड मीडियम टर्म फ्रेमवर्क बजटरी इंप्लीमेंटेशन रिलेटेड प्रोवाइड करना है। यस ऑल ऑफ दीज आर जनरल statements, so all of these are correct and the main objectives of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act, FRBM Act, so D, all of the above is the right answer. Clear है? Which of the following is the formula for GDP actually, GVA कह लो या GDP कह लो, बेसिक प्राइस पर, ठीक है। GVA GDP ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं बिकॉज GVA is used to calculate the GDP। तो यहाँ पर क्या है, GDP at basic price is equal to GDP at factor cost plus production taxes plus subsidies, इस तरीके से आपका फॉर्मूला है। तो बेसिक प्राइस की अगर हम बात करें तो जनरली वी हैव द फैक्टर कॉस्ट, दिस इज द बेसिक कॉस्ट जो लगा है किसी पर्टिकुलर थिंग को बनाने से रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड। अब इसमें जब प्रोडक्शन टैक्सेस ऐड हो जाते हैं एंड प्रोडक्शन जो सब्सिडीज हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो वी विल बी गेटिंग बेसिक प्राइस। अब बेसिक प्राइस में प्रोडक्ट टैक्सेस ऐड हो जाते हैं एंड प्रोडक्ट सब्सिडी सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो वी विल बी गेटिंग द मार्केट प्राइस। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर जो सब्सिडीज है वो सब्ट्रैक्ट होते हैं बिकॉज गवर्नमेंट आपको हेल्प कर रही है, वो कॉस्ट हम आगे जो है पास ऑन नहीं करते, राइट। तो यहाँ पे क्या है, बेसिक प्राइस का फॉर्मूला पूछा गया है, तो फैक्टर कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन टैक्स माइनस सब्सिडीज होगा, ठीक है। प्रोडक्शन सब्सिडीज विल बी सब्ट्रैक्टेड, क्लियर। तो प्रोडक्शन सब्सिडी का मतलब क्या है, जो कि क्वांटिटी यानी कि लेट से 2 फैक्ट्रीज हैं, ये 2 फैक्ट्रीज का लैंड एरिया सेम है, तो अगर ये 100 आइटम्स बना रही है, 200 बना रहा है, तो लैंड टैक्स किसका ज्यादा होगा, दोनों का लैंड एरिया तो सेम है, लैंड टैक्स विल बी सेम। तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, उसे हम प्रोडक्शन टैक्स कहते हैं। जीएसटी किसका ज्यादा होगा, जो 200 प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उसका जीएसटी ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा, तो प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट है तो प्रोडक्ट टैक्स। तो यहाँ पर फैक्टर कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन टैक्सेस माइनस प्रोडक्शन सब्सिडीज, तब बेसिक प्राइस आता है। अब बेसिक प्राइस से आगे जब आप ट्रांसपोर्ट करते हैं तो आपको जीएसटी वगैरह पे करना होता है, तो प्रोडक्ट टैक्सेस माइनस प्रोडक्ट सब्सिडीज तब मार्केट प्राइस। तो this is the correct answer, factor cost plus production taxes minus subsidies, isn't it? So B will be the right answer. Which among the following is the correct formula and relationship between GDP NDP and depreciation? ठीक है, GDP या GNP ले लो, NNP ले लो, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर सही हमारा रिलेशनशिप क्या है वो पूछा जा रहा है। Now this is the next question. Which among the following is the correct relationship between gross national product GNP, NNP and depreciation? ठीक है, तो जनरली ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जो होता है दैट इज द टोटल इन्वेस्टमेंट। अब नेट इन्वेस्टमेंट जो होता है इसमें ग्रॉस में से जो भी पैसा आपका गया है इन डेप्रिसिएशन यानी कि वेयर एंड टेयर में जो पैसा खर्च हुआ है
वो हटाओ या फिर वो वाला इन्वेस्टमेंट हटाओ, एंड द रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट वी वांट, दैट इज द नेट इन्वेस्टमेंट। तो जनरली द सेम थिंग हैपेंस फॉर द नेशनल प्रोडक्ट ऑल्सो, ठीक है। अगर आपको नेट नेशनल प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। टोटल लेट्स से 4 प्रोडक्ट्स पे खर्चा हुआ है, एक जो है वो आपका वेयर एंड टेयर के वजह से उसको रिप्लेस किया गया है, तो ये सब्ट्रैक्ट होगा एंड द फाइनल आंसर फॉर एनएनपी विल बी 3। क्लियर है? 4 - 1 3, तो दैट इज द फॉर्मूला। ए विल बी द राइट आंसर हियर। Sorry, GNP is equal to NNP minus depreciation. No, A will be the right answer. ठीक है, NNP is equal to GNP minus depreciation. Sorry for that. So A will be the right answer here. Clear है? तो NNP अगर आपको कैलकुलेट करना है नेट नेशनल प्रोडक्ट, तो GNP minus depreciation you have to do. Clear? Now moving to fifth question, which among the following statement is incorrect with respect to GDP? There could be regional disparity in GDP. GDP अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो इससे आपको पूरी कंट्री का जो नेशनल इनकम है वो उसका आइडिया लग रहा है, लेकिन गोवा का इनकम कितना है, कितना इनकम है ऑफ द लेटेस्ट से यूपी, एपी का इनकम कितना है, ऐसे आपको डिफरेंस जो है पता नहीं चलता है पूरे कंट्री का इनकम। तो रीजनल डिस्पैरिटी वेरिएशन जो है उसके बारे में आपको कुछ खास आइडिया नहीं लग सकता है। तो रीजनल डिस्पैरिटी वैसे का वैसे ही रहेगा, गोवा का इनकम बढ़ रहा है नहीं, यूपी का बढ़ रहा है कि नहीं, उसका कोई आइडिया नहीं लग रहा। तो ओके, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। जीडीपी इज एन एग्रीगेट मेजर विच स्पीक्स अबाउट हाउ द जीडीपी इज डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि नेशनल इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके बारे में जीडीपी पता था। जीडीपी तो एक नंबर है, 100 रुपीज एक कंट्री का जीडीपी, बस इससे आपको कैसे पता चल रहा है किसका इनकम है, ये पूरे कंट्री का इनकम है, पुअर पीपल का है, रिच पीपल का है, कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके बारे में आइडिया तो आपको नहीं लग रहा, तो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस मेजर्स वैल्यू ऑफ आउटपुट एट मार्केट प्राइसेस आफ्टर एडजस्टिंग फॉर द इफेक्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज। यस, मार्केट प्राइसेस, जीडीपी मार्केट प्राइसेस अगर आपको कैलकुलेट करना है तो जीडीपी फैक्टर कॉस्ट में से आप जो है टैक्सेस ऐड करेंगे सारे, ऑल टैक्सेस यू विल बी एडिंग एंड ऑल सब्सिडीज यू विल बी सब्ट्रैक्टिंग। क्लियर है? तो मार्केट प्राइस आपको आ जाएगा। फैक्टर कॉस्ट मेजर्स द वैल्यू ऑफ आउटपुट इन टर्म्स ऑफ प्राइस ऑफ फैक्टर्स यूज्ड इन इट प्रोडक्शन। तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, कितना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कॉस्ट लगा था वही हम कैलकुलेट करते हैं, इनिशियल कॉस्ट है वो, तो ये भी सही है। तो द इनकरेक्ट स्टेटमेंट हियर इज बी। ओके, फिक्स्ड क्वेश्चन, व्हाट इज नॉमिनल जीडीपी? जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, करंट प्राइस, फॉरेन प्राइस, डोमेस्टिक प्राइस, व्हाट इज द राइट आंसर? Okay, so there are two kinds of GDP, real GDP and nominal GDP. Real GDP अगर हम देखें तो इसका ये कैलकुलेशन होता है आज के डेट में, ठीक है, अभी 2024 में कितना हमारा प्रोडक्शन हो रहा है, कितना आइटम्स का प्रोडक्शन हो रहा है और उसका कॉस्ट, प्रेजेंट कॉस्ट क्या है। लेट्स से ब्रेड है, 10 ब्रेड पैकेट्स का प्रोडक्शन हो रहा है, प्रेजेंट कॉस्ट 100 रुपीज है ईच ब्रेड पैकेट का, या फिर 50 रुपीज ले लो, ठीक है, 50 रुपीज है, तो टोटल कॉस्ट कितना होगा 500। बट 2011 में क्या ब्रेड का कॉस्ट 50 रुपीज था? लेट्स से 10 रुपीज पर पैकेट था, तो 10 प्रोडक्ट्स बने हैं, तो रियल जीडीपी कितना होगा 100 रुपीज ओनली। क्लियर? तो पहले के कॉस्ट उसे हम कांस्टेंट प्राइसेस कहते हैं, दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट प्राइस, सम बेस ईयर का प्राइस रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी आज के प्राइस यानी कि करंट प्राइस होता है, ठीक है, सो दैट इज नॉमिनल जीडीपी। क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो नॉमिनल जीडीपी पूछा गया तो करंट प्राइस होगा, सो बी विल बी द राइट आंसर, isn't it? Seventh, the union budget is presented in Indian Parliament. तो यूनियन बजट पहले लास्ट डे ऑफ फेब में प्रेजेंट होता था, बट अब कब होता है? लास्ट वर्किंग डे ऑफ फेब, 1st ऑफ जनवरी, फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ मार्च, 1st ऑफ फरवरी। तो मार्च एंडिंग में वी नो कि मार्च 31 को हमारा क्लोजिंग डेट है, तो यहाँ काफ़ी लेट हो जाता था, फेब के लास्ट में करेंगे तो मार्च तक ये पूरा अप्रूव होता था एंड अप्रैल में चला जाता था अप्रूवल का प्रोसेस। तो इट यूज्ड टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम। अप्रूवल अप्रैल में होगा तो पैसे कब मिलेंगे, इस बीच क्या करेंगे, देयर इज अ होल लॉट ऑफ डिस्कशन ऑन दैट। सो फरवरी 1 में हमने स्टार्ट कर दिया टू रिलीज दिस यूनियन बजट, ठीक है, 1st ऑफ फरवरी, डी विल बी द राइट आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग इज वन ऑफ द कॉम्पोनेंट ऑफ टैक्स रेवेन्यू ऑफ इंडियन गवर्नमेंट? टैक्स रेवेन्यू का कॉम्पोनेंट इनमें से क्या है? इंटरेस्ट रिसीट, इंटरेस्ट जो मिल रहा है किसी लोन पे वो टैक्स नहीं होता है ना, नॉन टैक्स में आ जाता है। डिविडेंड एंड प्रॉफिट, वो भी कोई टैक्स नहीं है, लेटेस्ट से कोई पीएसयू है तो वो जो डिविडेंड दे रहा है, आरबीआई लेट से डिविडेंड दे रहा है टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो दैट कम्स अंडर द नॉन टैक्स रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। कस्टम्स, यस, ये एक तरह का टैक्स है, कस्टम्स जो लगते हैं कस्टम टैक्सेस है। एक्सटर्नल ग्रांट्स, जो मनी मिल रहा है एक्सटर्नली, रेवेन्यू जो है रिसीट में आता है, लेकिन ये कोई टैक्स रेवेन्यू नहीं है। एक्सटर्नल ग्रांट्स, बाहर कंट्रीज से लेट से इंडिया को कोई ग्रांट दे रहा है, यानी कि लोन नहीं दे रहा है, ऐसे पैसे दे रहा है, चलो यूज कर लेना इस तरीके से, ठीक है, नो नीड टू पे बैक बट यूज इट, दैट इज कॉल्ड ग्रांट। तो ऐसा एक्सटर्नल ग्रांट इज नॉट अ टैक्स।
ठीक है, कस्टम सी विल बी द राइट आंसर। नाइन्थ, विच अमंग द फॉलोइंग इज बेस्ट डेफिनेशन ऑफ प्राइमरी डेफिसिट। तो प्राइमरी डेफिसिट आपका फिस्कल डेफिसिट, एक्सपेंडिचर आपका 10,000 है, आपका इनकम जो है 6,000 है, कितना बच रहा है 4,000, यू हैव टू गेट इट फ्रॉम समवेयर, तो ये 4,000 इज कॉल्ड ए फिस्कल डेफिसिट। अब ये एक्सपेंडिचर वाला जो पार्ट है, इसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लोन ले रखा है उसमें थोड़ा पार्ट एक्सपेंडिचर का होगा इंटरेस्ट पेमेंट, वो भी अभी नहीं फ्यूचर में देना है, 2 मंथ्स 5 मंथ्स 6 मंथ्स के बाद। तो वो वाला इंटरेस्ट पेमेंट हम क्यों इंक्लूड करें इन दिस एक्सपेंडिचर में इंटरेस्ट पेमेंट हम क्यों इंक्लूड करें, बिकॉज बाद में देना है, अभी की बात करो ना, वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे एक्सपेंडिचर। तो 10,000 नहीं, लेट्स से इंटरेस्ट पेमेंट इज 1,000 रुपीज, तो अब हमारा विदाउट इंटरेस्ट पेमेंट कितना आ रहा है एक्सपेंडिचर 9,000। सो दैट अमाउंट में से जो डेफिसिट बन रहा है अभी, ठीक है, 6,000 तो हमारा इनकम है, तो अब डेफिसिट कितना है 3,000। सो दिस इज समथिंग विच विल कॉल इट एज प्राइमरी डेफिसिट। तो जनरली प्राइमरी डेफिसिट कैलकुलेट करने के लिए जो फिस्कल डेफिसिट है उसमें से इंटरेस्ट पेमेंट सब्ट्रैक्ट कर दो, यू विल गेट द प्राइमरी डेफिसिट। इंटरेस्ट पेमेंट 1,000 था, फिस्कल डेफिसिट में से सब्ट्रैक्ट कर दो प्राइमरी डेफिसिट। तो ऐसे न्यूमेरिकल भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, सो आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया। एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट के ऊपर दैट इज रेवेन्यू डेफिसिट। कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट के ऊपर कैपिटल यहाँ पर जो है डेफिसिट है। रेवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट इन एड फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स, इसे हम इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं। क्या कहते हैं? इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं। नाउ डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट, फिस्कल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट का जो डिफरेंस है उसे हम कहते हैं द प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है। तो डी इज द राइट आंसर, क्लियर। 10th वन, द सेटिंग अप ऑफ ए सेंट्रल बैंक नेमली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज रिकमेंडेड बाय। आरबीआई का सेटिंग अप किसके द्वारा रिकमेंड किया गया? फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, नथिंग मच। हिल्टन यंग कमीशन, नेहरू कमिटी, साइमन यंग कमीशन एंड कौशिक बसु कमिटी, ठीक है। व्हाट इज द राइट आंसर हियर? यस, 10th का राइट आंसर है ए, हिल्टन यंग कमीशन। तो ये 1935 में हुआ था, 35 के टाइम पे जो है आरबीआई को लाया गया था एंड आरबीआई वाज ब्रॉट एज अ प्राइवेट बैंक, ठीक है। नेशनलाइज कब भी हुआ है आरबीआई? कैन यू टेल मी? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, व्हेन वाज आरबीआई नेशनलाइज्ड, व्हिच ईयर? प्लीज बता दीजिए। एंड इंपॉर्टेंस ऑफ 1955 एज अ ईयर, ठीक है। बैंकिंग में 1955 ईयर इंपॉर्टेंट क्यों है? ये दोनों क्वेश्चंस का अगर आंसर है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इफ अ पर्सन जॉइन्स बैंक ऑफ महाराष्ट्र इन 1960, ट्रांसफर्स टू आंध्रा बैंक इन 1975, देन हिज मूवमेंट इज फ्रॉम डैश टू डैश, ठीक है। किस तरह का मूवमेंट है? प्राइवेट टू पब्लिक बैंक मूव कर रहा है, पब्लिक टू पब्लिक, प्राइवेट टू प्राइवेट या पब्लिक टू प्राइवेट बैंक? किस तरह का मूवमेंट है? कौन से बैंक, किस तरह के बैंक से किस तरह का बैंक है? वाई? बिकॉज 1960 एंड 1969 एंड 1980 में जो है बैंक नेशनलाइजेशन हुआ है। 1969 में जो भी बैंक का डिपॉजिट अमाउंट 50 करोड़ से ज्यादा है उनको गवर्नमेंट बैंक बना दिया गया, नेशनलाइज कर दिया गया। जो भी बैंक का 100-200 करोड़ से ज्यादा जो है डिपॉजिट अमाउंट है तो 1980 में उसे नेशनलाइज किया गया। तो 14 बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन 1969, 6 इन 1980। तो इसी वजह से थोड़ा ट्विस्ट करके क्वेश्चन है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र को 1969 में जो है नेशनलाइज किया गया, तो 1960 में तो ये प्राइवेट बैंक ही है। सिमिलरली आंध्रा बैंक को 1980 में जो है नेशनलाइज किया गया, 1975 में इट इज अ प्राइवेट बैंक ओनली। सो पर्सन इफ इट जॉइन्स इन 1916 बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड देन बैंक आंध्रा बैंक में ट्रांसफर होता है तो प्राइवेट टू प्राइवेट बैंक में इसका ट्रांसफर होता है, ओके। तो दैट इज द थिंग, सो सी विल बी द राइट आंसर, क्लियर है। तो ये कैसे याद रहेगा हमें ये टेबल थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, ठीक है। 69 में इलाहाबाद, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडिया, महाराष्ट्र, कैनरा, सेंट्रल, सिंडिकेट, यूको, यूनाइटेड बैंक, यूनियन बैंक, पीएनबी, इंडियन ओवरसीज, इंडियन बैंक, देना बैंक, ये सब नेशनलाइज हुए थे। 1980 में आंध्रा कॉर्पोरेशन, पंजाब एंड सिंध विजया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ये सब जो है नेशनलाइज हुए थे। तो यू हैव टू रिमेंबर दीज नेम्स। यस, ये बैंक्स के नाम आपको याद रखने होंगे, 20 बैंक्स, 14 एंड 6। आई होप यू विल बी एबल टू रिमेंबर, ठीक है, बिकॉज क्वेश्चन ट्विस्टेड आ रहे हैं। नाउ मॉड्यूल सी, विच अमंग द फॉलोइंग इज द रिकमेंडेशंस ऑफ नरसिम्हन कमिटी 2, ठीक है। नरसिम्हन कमिटी के रिकमेंडेशंस क्विंट एसेंशियल, बार बार क्वेश्चंस आते हैं। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को 8% बढ़ाने को कहा गया था, ये तो कमिटी 1 के द्वारा कहा गया था, ठीक है। नरसिम्हन कमिटी 1991 में जो हमारे इश्यूज हुए थे फाइनेंशियल क्राइसिस के, इसके बाद बैठाई गई थी। तो बैंक रिलेटेड क्या हम बेटरमेंट कर सकते हैं, ये चीजें रिकमेंड की गई थी। तो ये कमिटी ने 1991-92 में कहा था कि जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है, तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स का रेशियो, यानी कि जो भी बैंक है उसका रिस्क वेट, एसेट्स का रिस्क वेट उसे कैलकुलेट करना होगा। यानी कि डिफरेंट एसेट्स बैंक के पास हैं, उन पर पेमेंट आने के चांसेस कितने, 90%,
चांसेस है कि ये जो है रिस्की एसेट यानी कि एनपीए बन सकता है, 80% चांसेस है कि एनपीए बन सकता है। इस तरीके से रिस्क वेट के बेसिस पर कैपिटल कैलकुलेट किया जाता है। लेट अस से दैट कैपिटल इज 100 रुपीज, ठीक है। इसका 8% जो है मेंटेन करना है, तो रिस्क वेटेड एसेट्स जो है 100 रुपीज के हैं, तो उसका 8% आपको कैपिटल मेंटेन करना है। दैट इज द कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो, यानी कि 8 रुपीज यू हैव टू मेंटेन, 8 रुपीज मनी यू हैव टू मेंटेन विद द बैंक, ठीक है, फॉर सेफ्टी पर्पसेस। तो ये तो कमिटी 1 का रिकमेंडेशन है। कमिटी 2 में 9% कहा गया था इसे, आज के डेट में 9% है ये रेशियो। स्ट्रॉन्ग बैंक्स का मर्ज करो, यस ये कहा गया था। बैंक शुड बी केपेबल ऑफ हैंडलिंग कन्वर्टिबिलिटी, यानी कि रुपी टू डॉलर, डॉलर टू रुपी, ऐसे करेंसी कन्वर्टिबिलिटी को हैंडल करना बैंक को आना चाहिए, बिकॉज दैट इज अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, इंटरनेशनल कोऑपरेशन की रिक्वायरमेंट है। तो यस ऑल दीज 3, ये 2 जो है करेक्ट है, बट दिस वन इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। तो 2 and 3 ओनली, यहाँ पर 2 and 3 ओनली, बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नसीमन कमिटी 2 ने एक्चुअली 9% कहा था, तो दिस विल बी रॉन्ग, 2 and 3 ओनली, बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? हाउ मच वाज द मिनिमम डिपॉजिट दैट वर बैंक्स वर नेशनलाइज्ड, जो 1980 में किया गया था। मिनिमम डिपॉजिट रिक्वायरमेंट कितना था? वी हैव डिस्कस्ड दिस, 25, 50, 100, 200 करोड़। व्हाट इज द राइट आंसर? यस 200 करोड़, डी विल बी द राइट आंसर। 14, which among the following have the minimum number of banks established in India? सबसे कम नंबर ऑफ बैंक्स कौन से हैं? तो फॉरेन बैंक्स, ठीक है, फेयर नंबर है, 1531 के आसपास आपके कोऑपरेटिव बैंक्स है। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ बैंक्स इन इंडिया आर ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स। नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स आपके 2 से 3 हैं, तो यस नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स विल बी द मिनिमम नंबर। पब्लिक सेक्टर बैंक्स 12 है, यू नो अबाउट इट, ठीक है। तो इन दैट वे यू कैन कैलकुलेट एंड सी विल बी द राइट आंसर। नाउ कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स यहाँ पे पूछा गया है। तो रीजनल रूरल बैंक्स देमसेल्व्स एस्टैब्लिश नहीं होते हैं, इसका कैपिटल जो है वो स्पॉन्सर बैंक्स अलोंग विद सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट जो है वो लेकर आते हैं, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड जो स्पॉन्सर बैंक है, ये तीनों के द्वारा एक्चुअली रीजनल रूरल बैंक का 100% रेस्ट से 100 रुपीज रिक्वायर्ड है रीजनल रूरल बैंक को बनाने के लिए। तो 50 रुपीज सेंट्रल गवर्नमेंट, 15 रुपीज स्टेट गवर्नमेंट एंड 35 रुपीज कोई स्पॉन्सर बैंक, लेट्स से एसबीआई, ये एक स्पॉन्सर बैंक है, स्पॉन्सर कर रहा है आरआरबी का एस्टैब्लिशमेंट, तो एसबीआई विल गिव 35 रुपीज, ठीक है। तो दिस इज द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द रीजनल रूरल बैंक। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या दिया है? आउट ऑफ कैपिटल इश्यूड 50% इज टू बी हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, 15% बाय स्टेट गवर्नमेंट, 35% बाय स्पॉन्सर बैंक। दिस इज एब्सोल्युटली राइट, ओके। बाकी स्टेटमेंट्स में डिफरेंट दिया हुआ नंबर, ठीक है। तो दिस विल बी द राइट आंसर हियर, सो ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? Now, which among the following is correct with respect to payment banks in India? Payment bank related correct statement. Payment banks जो हैं वो small value, large volume transactions के लिए है। For example, एक शॉप में आप बैठे हैं तो बार बार पेटीएम करो बचते रहता है ना, तो बार बार ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए ऐसे करके। तो लार्ज वॉल्यूम स्मॉल वैल्यू ट्रांजैक्शंस है, ऐसा नहीं कि करोड़ों का ट्रांजैक्शन हो रहा हो, नहीं। फॉर दोज पेमेंट बैंक्स इज देयर, दैट इज वाई पेमेंट बैंक में जो डिपॉजिट लिमिट है वो भी काफी कम है, ठीक है। आप डिमांड डिपॉजिट कर सकते हैं इन पेमेंट बैंक, बट आपको कोई लोन वगैरह नहीं मिल सकता है, पेमेंट बैंक कोई लोन वगैरह नहीं देता, ठीक है। तो ये जो डिमांड डिपॉजिट है, पेमेंट बैंक्स कैन एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट कितना तक है? 3 लाख रुपीज पर कस्टमर। मनी रिसीव्ड एज डिपॉजिट कैन बी इन्वेस्टेड, यस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और डेबिट कार्ड दे सकते हैं, क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकते, लेंड नहीं कर सकते, लोन नहीं दे सकते। व्हाट आर द राइट स्टेटमेंट्स हियर? तो फर्स्ट वाला गलत है, बिकॉज 2 लाख रुपीज पर कस्टमर है, ठीक है। मैक्सिमम लिमिट आपका डिपॉजिट जो है उसमें 2 लाख रुपीज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और ये जो पैसा आ रहा है, जनरली बैंक्स क्या करते हैं, लोन देते हैं, बट पेमेंट बैंक लोन नहीं दे सकता। जो भी मनी आ रहा है, इट हैज टू इन्वेस्ट इन 2 वेज, अराउंड 75% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में एंड 25% इट कैन इन्वेस्ट वेयर, इन द डिपॉजिट ऑफ अदर बैंक्स, ठीक है। बाकी बैंक्स में डिपॉजिट के फॉर्म में रख सकता है, ठीक है, एफडी के फॉर्म में ऐसा। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एसएलआर वाले गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो सकते हैं, यस वो एसएलआर में इंक्लूड हो सकते हैं, क्योंकि पेमेंट बैंक्स आल्सो हैव टू मेंटेन एसएलआर। एसएलआर में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लेने के लिए ये इन्वेस्टमेंट जो है किया जा सकता है, यस करेक्ट। क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकते बिकॉज लोन ही नहीं दे सकते, तो ये सारे करेक्ट है 2, 3 and 4, बट फर्स्ट वन इज रॉन्ग, सो बी विल बी द राइट आंसर हियर। क्लियर है? 17th, which among the following do not fall under the provisions of Banking Regulation Act? There are few banks जो कि Banking Regulation Act में नहीं आते, scheduled commercial banks, cooperative banks, private banks, primary agriculture credit societies. Okay, कौन सा सही आंसर है? Yes, D is the right answer. Generally जो cooperative banks है वो ही थोड़ा बहुत बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के पर्व्यू से बाहर होते हैं, वो भी रूरल एरियाज में। देयर आर 2 kinds of banks which are out of the purview.
एक तो शॉर्ट टर्म क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस है, दूसरे लॉन्ग टर्म क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस, तो इन्हें लैंड बैंक भी कहा जाता है, ठीक है। स्टेट लेवल पे लैंड बैंक्स, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, विलेज लेवल पे लैंड बैंक्स हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म क्रेडिट इंस्टीट्यूशन में एक तो स्टेट लेवल पे है, दूसरा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, तीसरा आपका है एट द लेवल ऑफ द व्हाट विलेज, इट इज कॉल्ड द प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। तो पीएसीएस एंड ये जो लैंड बैंक्स है ये दोनों बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में नहीं आते, यू हैव टू रिमेंबर दैट। ये सब आते हैं बट ये दोनों नहीं आते, बाकी सारे कोऑपरेटिव बैंक्स आते हैं, ठीक है। तो पीएसीएस एज वेल एज लैंड बैंक्स स्टेट लेवल के, लॉन्ग टर्म इसे जो है लैंड बैंक्स भी कहा जाता है, लॉन्ग टर्म के लोन्स वगैरह ये प्रोवाइड करते हैं। डेवलपमेंटल बैंक भी कहा जाता है एट द कोऑपरेटिव रूरल एरियाज में, ठीक है। तो डी इज द राइट आंसर हियर। Amazon Pay इज डैश, ओके। फिनटेक कंपनी टेकफिन, नियो बैंक, पेमेंट गेटवे, क्या है Amazon Pay? यस, ओके। तो यहाँ पर Amazon जो है, व्हाट इज Amazon एज अ कंपनी? इट इज ए ई कॉमर्स कंपनी। इसका मेन काम है ई कॉमर्स का, बट इसने एक पेमेंट का ऑप्शन दे दिया है, दैट इज Amazon Pay। तो इसका मेन काम टेक्नोलॉजी रिलेटेड है, बट इट हैज प्रोवाइडेड अ फाइनेंशियल सर्विस, इजंट इट? तो इट इज अ टेकफिन। क्लियर है ये चीज? तो टेकफिन। फिनटेक कौन सा होगा? पेटीएम जैसा। तो उसका मेन काम फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करना है यूजिंग टेक्नोलॉजी, तो फिनटेक। कंफ्यूज नहीं होना टेकफिन फिनटेक में। टेकफिन इज द राइट आंसर, बी विल बी द करेक्ट आंसर। अब नियो बैंक क्या है? ऐसे बैंक जो ऑनलाइन है खाली, ठीक है, विच आर ओनली ऑनलाइन, लाइक पेटीएम पेमेंट्स बैंक, ये ओनली ऑनलाइन है, कोई फिजिकल ब्रांच नहीं दिखेगा आपको। पेमेंट गेटवे तो पता है आपको, राइट। 19 मर्जर ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग बैंक्स टुक प्लेस विद पंजाब नेशनल बैंक? पीएनबी के साथ कौन से बैंक का मर्जर हुआ है? कॉर्पोरेशन, सिंडिकेट, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स या फिर देना बैंक, ओके। तो ये तो टिपिकल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, नथिंग मच टू एक्सप्लेन। काफी बैंक्स का मर्जर किया गया है, पब्लिक सेक्टर बैंक से 12 बैंक्स लाए गए हैं, तो वो मर्जर रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आंसर इज सी, ओरिएंटल बैंक, ठीक है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में देना और विजया बैंक को मर्ज किया गया, पीएनबी में ओरिएंटल एंड यूबीआई, ठीक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को, देन यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आंध्रा बैंक एंड कॉर्पोरेशन बैंक को मर्ज किया गया, कैनरा बैंक के अंदर सिंडिकेट बैंक को डाला गया, इंडियन बैंक के अंदर इलाहाबाद बैंक को डाला गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये मर्जर्स थोड़े से आपको देखने होंगे। ये सारे बैंक्स आज के डेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, एंड यू हैव टू रिमेंबर कौन सा बैंक इससे जो है किया गया है मर्ज, राइट। अब 20 which among the following statement is incorrect with respect to NAFID, National Bank for Financing Infrastructure and Development? NAFID related incorrect statement पूछा गया। NAFID has only developmental objectives, development related objectives है NAFID के, तो ये सही है क्या? थोड़ा confusion, let's see. NAFID does not take deposit from the general public. NAFID government initially holds 100% of the shares, which may subsequently be reduced to 26%. NAFID was set up as a corporate body with an authorized share capital of 1 lakh crore rupees. 1 lakh crore rupees का share capital है, okay? तो which is the right answer? Yes. तो यहाँ पर अगर हम देखें, NAFID जनरल पब्लिक से मनी नहीं लेता, करेक्ट है, पब्लिक से मनी नहीं लेगा, कहीं कहीं से लोन लेके देन इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस करता है NAFID। 2021 में NAFID एक्ट आया था एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड एज द 5th ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आफ्टर नाबार्ड, आफ्टर वी कैन से 4 मोर ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडिंग आर सिडबी है, नाबार्ड है, राइट, वी हैव एक्सिम बैंक एंड NHB, ओके, दीज आर द वंस। एंड इसके बाद 5th ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन सा है? NAFID है। तो दिस ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन स्पेसिफिक जो है एक्टिविटीज करते हैं सेक्टर्स में, एंड वो पूरे इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं, तो दे आर कॉल्ड ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन स्पेसिफिकली डेजिग्नेटेड बाय आरबीआई एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का NAFID में 100% शेयर है, बट ये 26% को रिड्यूस करेगा। NAFID को कहा गया कि 1 लाख करोड़ रुपए आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी, एंड आपको 111 लाख करोड़ रुपीज का जो है इन्वेस्टमेंट करना है इन द इंफ्रास्ट्रक्चर फील्ड बाय बोरोइंग फ्रॉम अदर्स, ऐसे ऐसे करके आपको करना है। दिस इज द थिंग। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, बट पहला वाला सही नहीं। ओनली डेवलपमेंटल नहीं, कमर्शियल ऑब्जेक्टिव्स भी हैं, प्रॉफिट भी कमाना है, ठीक है, नॉट जस्ट डेवलपमेंटल, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रॉफिट भी कमाना है। तो ए इज द राइट आंसर। एज पर LIC एक्ट द पेड अप कैपिटल ऑफ द LIC शेल बी। LIC को एस्टैब्लिश कब किया गया था? याद है आपको? 1956 में, ठीक है। तो 1955 में कौन सा बैंक एक्चुअली एस्टैब्लिश हुआ? SBI। इट बिकेम द फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर है? तो LIC का एस्टैब्लिश किया गया, कितना पेड अप कैपिटल इसका है? 5 करोड़ रुपीस, ओके,
सी यहाँ पर बी विल बी द राइट आंसर। 5 करोड़ रुपीज जो है LIC का पेड अप कैपिटल है, सॉरी फॉर दिस, बी विल बी द राइट आंसर। नाउ आरबीआई का पेड अप कैपिटल कितना है? आरबीआई एक्ट के सेक्शन 4 में दिया हुआ है कि आरबीआई का पेड अप कैपिटल कितना है। ओके, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लेट अस सी हु विल गिव द राइट आंसर। 22, as per section 13 of the RBI Act, meetings of central board shall be convened by governor at least dash time। सेंट्रल बोर्ड की जो मीटिंग है पूरे साल में कितनी बार होती है कंपल्सरीली? ओके, तो ये जो मीटिंग सेंट्रल बोर्ड है इसमें कौन कौन है? हमारे गवर्नर ऑफ आरबीआई, वेरियस अदर ऑफिशियल्स गवर्नमेंट, और जो हमारे डिप्यूटी गवर्नर्स होते हैं आरबीआई के, देन डायरेक्टर्स होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, ये सब। ठीक है, तो सेंट्रल बोर्ड की मीटिंग होती है हर साल। कितनी मीटिंग्स होना अनिवार्य है, कंपलसरी है? तो 6 मीटिंग्स पर ईयर आर कंपलसरी, जिसमें से एक मीटिंग पर क्वार्टर डेफिनेटली होना चाहिए। ओके, तो दिस इज कंपलसरी, एंड रिमेनिंग 2 मीटिंग्स कभी भी रख सकते हैं ऐसा। ठीक है, तो द करेक्ट आंसर हियर इज 6, सी विल बी द राइट आंसर। 23, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज डैश जियोग्राफिकल रीजन्स इन इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो शेड्यूल में यू विल बी सीइंग कि जियोग्राफिकल रीजन्स के बारे में दिया हुआ है, तो इट इज द फर्स्ट शेड्यूल, नॉट द सेकंड शेड्यूल। सेकंड शेड्यूल में तो बैंक्स है, तो फर्स्ट शेड्यूल के हिसाब से आरबीआई में कितने सारे जियोग्राफिकल रीजन्स हैं? ओके, तो ऑब्वियसली किसी भी कंट्री में 4 जियोग्राफिकल रीजन्स है, NEWS, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। ठीक है, तो 4 जियोग्राफिकल रीजन्स, वैसे आरबीआई के भी 4 जियोग्राफिकल रीजन्स है। क्लियर है? 4C विल बी द राइट आंसर हियर। एंड ये 4 जियोग्राफिकल रीजन्स में 4 लोकल बोर्ड्स है आरबीआई के, तो ये भी दिया हुआ है, एग्जाम में पूछा गया है कितने लोकल बोर्ड्स है आरबीआई के, तो देयर आर 4 लोकल बोर्ड्स। क्लियर? दैट इज द थिंग। नाउ ये तो फर्स्ट शेड्यूल। सेकंड शेड्यूल में क्या है? हमारे बैंक्स है। ठीक है, आरबीआई एक्ट के सेकंड शेड्यूल में यू विल बी हैविंग नेम्स ऑफ द बैंक्स व्हिच आर कॉल्ड द शेड्यूल्ड बैंक्स। ठीक है, शेड्यूल्ड बैंक्स का बेनिफिट्स क्या है इन कंपैरिजन टू नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स? शेड्यूल्ड बैंक आरबीआई से कभी भी लोन वगैरह ले सकते हैं, साथ के साथ शेड्यूल्ड बैंक जो है क्लियरिंग हाउसेस के पार्ट होते हैं, यानी कि चेक आप किसी शेड्यूल्ड बैंक लाइक एसबीआई में डालोगे तो जल्दी क्लियर हो जाएगा बिकॉज क्लियरिंग हाउसेस उन्हें क्लियर करते हैं। सो दीज आर द थिंग्स, राइट? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशियल इज नॉट अ मेंबर ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई? आरबीआई गवर्नर है, डिप्यूटी गवर्नर है, जस्ट नाउ वी डिस्कस, सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉमिनीज भी है, बट एग्जीक्यूटिव गवर्नर कोई नहीं है, कोई ऐसा एग्जीक्यूटिव गवर्नर नहीं होता है इन द सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई। क्लियर? सो सी विल बी द राइट आंसर। नाउ एज पर विच सेक्शन ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आरबीआई गिव्स लाइसेंस टू बैंक्स? बैंक्स को लाइसेंस कौन से सेक्शन के बेसिस पे मिलता है? तो टिपिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट या सेक्शन 22, सी विल बी द राइट आंसर। सेक्शन 24 क्यों इंपॉर्टेंट है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का? कैन यू टेल मी? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। Okay, now which among the following is a provision mentioned in the section 42 of RBI Act? देखो क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो we have to remember this thing, section 42 and section 24, ये दो आपको याद होना चाहिए। सेक्शन 42 में क्या है? कैश रिजर्व रेशियो रिलेटेड आपको जो है प्रोविजन देखने को मिलेंगे आरबीआई एक्ट के। सेक्शन 24 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में आपको देखने को मिलेगा द SLR रिलेटेड, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो रिलेटेड प्रोविजंस, दोनों ही रिजर्व से जो बैंक्स को मेंटेन करने होते हैं। क्लियर है? तो सेक्शन 42 ऑफ आरबीआई एक्ट में क्या होगा? कैश रिजर्व रेशियो, ए इससे रिलेटेड प्रोविजंस। अब सेक्शन 24 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इससे रिलेटेड प्रोविजंस। विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस? तो इसके लिए आपको इसका ईयर पता होना चाहिए कब कब एस्टैब्लिश हुआ। आईडीबीआई 1964 में एस्टैब्लिश हुआ, एक्सिम बैंक आई थिंक 1988 के आसपास हुआ है, आईएफसीआई 1948 में, एनडीए सिडबी 1989 के आसपास हुआ है। ओके, आई थिंक ये एक्सिम बैंक अराउंड 1981 या 82 के आसपास है, राइट? तो व्हाट इज द सीक्वेंस हियर? 1948 दिस शुड बी फर्स्ट, 3 सबसे पहले, उसके बाद क्या आ रहा है? ये दोनों तो नहीं आ रहे, 1964 1 आ रहा है। ठीक है, 3124 ऐसा होगा। ठीक है, 2 इज 81, 88 89 में सिट भी आया है, तो बी विल बी द करेक्ट सीक्वेंस। तो यस, दिस इज डिफिकल्ट टू रिमेंबर, बट एटलीस्ट ये 4 के तो याद रखिए, फिर से क्वेश्चन आ गया तो यू कैन डेफिनेटली आंसर। ओके, तो या इस तरीके से हैव टू आंसर दिस। 28, विच अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया? डीएफआईस क्या होते हैं? हम जानते हैं कि जनरली बैंक जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड लॉन्ग टर्म लोन्स नहीं देते, तो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस गिव इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड लॉन्ग टर्म के लोन्स। ठीक है, बैंक जैसे नहीं है, बट या डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहीं से भी फाइनेंस करके, लाइक नैपफेड आज के डेट में ओनली डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश्ड इन रिमेनिंग इन इंडिया नैपफेड है। ठीक है, जस्ट नाउ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट नैपफेड।
नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। तो ये लॉन्ग टर्म लोन देता है इंफ्रास्ट्रक्चर को एस्टैब्लिश करने से रिलेटेड, क्योंकि 10 साल 20 साल 50 साल का लोन होता है, तो बैंक जनरली नहीं देते। कितना लंबा टाइम का लोन कौन देगा, क्योंकि हमारे डिपॉजिट तो हमें 1-1 साल में देने हैं वापस, आप लोन 10 साल का मांग रहे हो तो वी कैन नॉट गिव। तो स्पेशल इंस्टीट्यूशंस का एस्टैब्लिश किया गया। इसमें से सबसे पहले कौन सा DFI एस्टैब्लिश किया गया, IFCI, NABFID, नाबार्ड या NHB। ठीक है, व्हाट इज द आंसर? यस, ए विल बी द आंसर, बिकॉज ये 1948 में ही आया था। सबसे लेटेस्ट कौन सा है? 2021 में NABFID। ठीक है, नाबार्ड 1982 के आसपास एंड 1988 के आसपास आई थिंक NHB को लाया गया है। सो दीज आर द थिंग्स, सो आवर आंसर वुड बी ए। सबसे पहले IFCI। डैश वाज द फर्स्ट यूनिवर्सल बैंक इन इंडिया। ओके, फर्स्ट यूनिवर्सल बैंक इंडिया में कौन सा था? तो ये ICICI है, IDBI है, नाबार्ड है, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है। तो ये जो बैंक है, इसके आपको नाम से समझ में आ गया होगा, यहाँ पे तो 2 ही हैं बैंक्स अगर हम कहें इंपॉर्टेंटली, तो IDBI एंड ICICI में आपको जो है चूज करना व्हाट इज द राइट आंसर। तो फर्स्ट यूनिवर्सल बैंक, तो ये जो बैंक है काफी इंपॉर्टेंट बैंक है। ICICI को एस्टैब्लिश किया गया था थिंक 1955 के आसपास, और उस टाइम पे इट वाज एस्टैब्लिश्ड एज व्हाट? इट वाज एस्टैब्लिश्ड एज ए डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस करना, अंडर राइटिंग, ये सारे इसके एक्टिविटीज थे, बट धीरे धीरे जाके सस्टेन नहीं कर पाते हैं ये DFI सारे। तो दिस इज कन्वर्टेड इनटू यूनिवर्सल बैंक। तो फर्स्ट यूनिवर्सल बैंक कन्वर्टेड, फर्स्ट DFI कन्वर्टेड इनटू यूनिवर्सल बैंक वाज ICICI। ठीक है, देयर इज आल्सो डिस्टिंक्शन ऑफ ICICI बिकॉज 1980 में लास्ट जो है हमारा नेशनलाइजेशन हुआ। 1969 के बाद, 1969 में भी नेशनलाइजेशन हुआ, बैंक्स को जो है पब्लिक सेक्टर बैंक बनाया गया। तो 1969 के बाद no new bank were given license, private banks were not given license till 1994. Okay, इससे पहले जो भी बैंक्स को नेशनलाइज नहीं किया गया, they are called the old private bank, because private bank प्राइवेट ही रह गए, पब्लिक नहीं बनाया गया। अब 94 में फर्स्ट जो है आफ्टर 25 इयर्स का गैप ICICI को एक्चुअली प्राइवेट बैंक का लाइसेंस दिया गया। तो 1994 में दिस वाज कॉल्ड द फर्स्ट न्यू प्राइवेट बैंक ऑल्सो। ठीक है, फर्स्ट न्यू प्राइवेट बैंक भी ICICI को कहा गया इन आफ्टर 1994। इसके बाद फिर न्यू प्राइवेट बैंक्स और बहुत सारे आ गए, कोटक, यस बैंक वगैरह। एंड इसके अलावा ICICI वाज द फर्स्ट कंपनी टू बी लिस्टेड न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में। ठीक है, फर्स्ट इंडियन कंपनी एंड फर्स्ट नॉन जापानीज एशियन कंपनी बना टू बी लिस्टेड ऑन द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। क्लियर है, ये फैक्ट्स याद रहेंगे आपको। ए इज द राइट आंसर। मिनिमम लोन साइज फॉर इक्विपमेंट फाइनेंस अंडर द SIDBI मेक इन इंडिया सॉफ्ट लोन फॉर MSME, SIDBI स्माइल इनिशिएटिव के तहत इक्विपमेंट फाइनेंस के लिए कितना अमाउंट जो है दिया जा रहा है SIDBI के द्वारा। तो ये लोन इनिशिएटिव से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। 1 करोड़, 10 लाख, 50 लाख, 25 लाख। यस, सो द करेक्ट आंसर इज B, 10 लाख। ओके, तो डिफरेंट इनिशिएटिव्स है। SIDBI ये जो मेक इन इंडिया सॉफ्ट लोन इनिशिएटिव है, इसमें 10 लाख रुपीस दिया जा रहा है। विच अमंग द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम टेन्योर ऑफ डायरेक्ट लोन प्रोवाइडेड बाय SIDBI टू MSMEs। SIDBI जो MSMEs को लोन प्रोवाइड करता है, सबसे जो है लार्जेस्ट टेन्योर किसका है? SIDBI मेक इन इंडिया सॉफ्ट लोन ये वाला जो है, दिस इज अराउंड 10 ईयर्स का टेन्योर का लोन प्रोवाइड किया जाता है। ये अराउंड 6 ईयर्स के आसपास आई थिंक। ठीक है, OM पार्टनरशिप ये भी 2 to 5 ईयर्स और समथिंग 2-5 ईयर्स के आसपास जो है। स्पीड इनिशिएटिव भी है। तो सबसे हाईएस्ट टेन्योर कौन सा होगा? स्माइल इनिशिएटिव, ए। ओके, विच अमंग द फॉलोइंग यूजर आर द फंक्शंस ऑफ EXIM बैंक? EXIM बैंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक जो है, इसके फंक्शंस क्या क्या है? फाइनेंसिंग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम इंडिया, ऑब्वियसली ये तो हो गई। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम कंट्रीज अदर देन इंडिया, सर ये कैसे? तो वो कंट्रीज अगर इंडिया के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उन कंट्रीज में भी फाइनेंसिंग प्रोवाइड करना EXIM बैंक का कर्तव्य है। तो यस, बोथ ऑफ दीज आर देयर। इंपोर्ट एक्सपोर्ट मशीनरी, लीज, हायर परचेज पे जो मशीनरी लाया जा रहा है उससे रिलेटेड फाइनेंसिंग भी EXIM बैंक प्रोवाइड करता है। प्रोवाइडिंग रीफाइनेंस सर्विसेज टू बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। यस, रीफाइनेंस भी प्रोवाइड करता है। लेट अस से कोई बैंक जो है किसी एक्सपोर्ट कंपनी को लोन दे रहा है 100 रुपीज का, तो उस बैंक को लोन प्रोवाइड करने का, बैंक का बैलेंस शीट का ताकि फ्री हो जाए, तो 100 रुपीज जो है लोन EXIM बैंक उस बैंक को दे देता है। तो दिस इज फाइनेंसिंग, दिस इज रीफाइनेंसिंग। क्लियर है? तो इसे हम रीफाइनेंसिंग कह रहे हैं। ताकि बैंक ने जो लोन दिया, चलो बहुत बढ़िया, एक्सपोर्ट रिलेटेड आपने लोन दिया, तो आई एम गिविंग यू 100 रुपीज, ताकि आप जो है फ्री हो जाओ एंड यू कैन गिव दिस मनी टू समवन एल्स। आपका बैलेंस शीट फ्री हो जाए और जब पैसा आएगा तो आप मुझे लौटा देना।
ठीक है, यू कैन गिव इट बैक, तो दैट इज द थिंग। तो चारों ही यहाँ पर है, ऑल ऑफ द अबव, डी विल बी द राइट आंसर। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इज इनकरेक्ट बोला गया है, ठीक है। लेंडिंग टू सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का पार्ट है, यस। एसएचजी को लेंडिंग करना वीकर सेक्शंस में आता है, एसएचजी जो है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के पार्ट है, करेक्ट है। Financing to SHGs by banks are refinanced up to extent of 90% by NABARD. Advances to SHGs are included as part of lending to the weaker section. Loans to SHGs are provided collateral free. ठीक है, तो नाबार्ड जो रीफाइनेंस करता है, यानी कि कोई ऐसा बैंक है जिसने एसएचजी को लोन दिया है, तो नाबार्ड 100% रीफाइनेंस करता है, ठीक है। 100 रुपीज दिया है तो 100% यानी पूरा 100 रुपीज इसको लौटा देगा नाबार्ड कि चलो बहुत बढ़िया, एसएचजी को लोन दिया, आई एम गिविंग यू मनी। सेम रीफाइनेंसिंग, ठीक है, 100%। सो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, सो बी विल बी द राइट आंसर। लेंडिंग टू वीकर सेक्शन में आता है, यस, कोलेटरल फ्री होता है, यानी कि कोई भी लोन जो एसएचजी को दिया जा रहा है तो एसएचजी को कोई कोलेटरल या गिरवी कोई चीज रखने की जरूरत नहीं है, क्लियर है, तो बी विल बी द राइट आंसर। 34, विच अमंग द फॉलोइंग माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशंस आर म्यूचुअल बेनिफिट माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। सोसाइटीज, ट्रस्ट, ये तो आपके नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है, ठीक है। एनबीएफसी एमएफआई फॉर प्रॉफिट होते हैं क्योंकि इन्हें कमर्शियल बेसिस पे चलाया जाता है। एनबीएफसी एमएफआईज आर द ओनली माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जो आरबीआई रेगुलेट करता है, एंड द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशंस एनबीएफसी के फॉर्म में फंक्शन करते हैं। एमएफआईज विच आर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, यस, ओके, ये म्यूचुअल बेनिफिट है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का नाम मतलब ही होता है म्यूचुअल बेनिफिट, कि सब लोग अपने पैसे लाओ और स्टार्ट करो, दैट इज द थिंग, तो डी विल बी द राइट आंसर। 35, एज पर द आरबीआई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर माइक्रोफाइनेंस लोन्स डायरेक्शंस 2022, माइक्रोफाइनेंस लोन को कैसे डिफाइन किया गया है? कोलेटरल फ्री लोन है जो हाउस होल्ड लेते हैं, उनका एनुअल हाउस होल्ड इनकम कितना तक होना चाहिए, ठीक है। किसी भी हाउस होल्ड को मिल जाएगा? नहीं, एनुअल इनकम देखा जाता है, तो एनुअल इनकम कितना तक होना चाहिए? 3 लाख, 5 लाख, 5.6 या 4 लाख, एनुअल इनकम का लेवल कितना तक होना चाहिए, ओके। सो दैट इज व्हाट इज आस्क्ड हियर। तो कोलेटरल फ्री लोन जो ये दिया जाता है तो एनुअल इनकम चेक होता है और वो एनुअल इनकम कितना से ज्यादा नहीं होना चाहिए। व्हाट इज आंसर? यस, ए विल बी द राइट आंसर, 3 लाख रुपीज, क्लियर। तो ये एक फैक्ट है, माइक्रोफाइनेंस लोन तभी कहलाएगा अगर आप किसी ऐसे हाउस होल्ड को, ठीक है, यानी कि हस्बैंड वाइफ, उनके अनमैरिड चिल्ड्रन हैं, उनको लोन दे रहे हो और उनका जो एनुअल इनकम है वो 3 लाख रुपीज पर एनम से कम है, then that will be valid microfinance loan. अब 36, NBFC factors in India is one whose income arising out of the principal business is not less than dash of its total asset and income. Factoring business जो कर रहे हैं ये NBFC जो factoring business कर रहे हैं, तो different kinds of NBFC हैं, इसमें से कुछ NBFC factoring business करते हैं, तो factoring business के अलावा भी बाकी चीजें करते हैं, तो they are called NBFC factor। तो मिनिमम कितना परसेंटेज उनका जो मनी है वो फैक्टरिंग बिजनेस से आ रहा हो, इनकम जो है फैक्टरिंग बिजनेस से आ रहा हो, मिनिमम कितना परसेंटेज एसेट्स इनके पास है जो फैक्टरिंग बिजनेस से रिलेटेड है, ये चीज पूछी गई है यहाँ पे, ओके। तो मिनिमम कितना परसेंटेज यहाँ पर ये जो है अमाउंट होना चाहिए? 30, 80, 50 या 90? व्हाट इज द राइट आंसर हियर? ओके, यस, सो द राइट आंसर इज 50% मिनिमम, ठीक है। बाकी सब तो ठीक है, बट एटलीस्ट 50% इनकम अगर फैक्टरिंग से आ रहा है देन ओनली विल बी कॉल्ड एनबीएफसी फैक्टर, क्लियर है। 36, 37, विच अमंग द फॉलोइंग एंटिटीज रेगुलेट्स निधि कंपनीज? निधि कंपनीज आर लाइक पैसा कलेक्ट करो, चिट्ठी जैसा पैसा कलेक्ट करो एंड बीच बीच में देते रहो, तो समथिंग लाइक दैट, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, आरबीआई, सेबी, रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट तो चिट फंड कंपनीज को करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स यहाँ पर जो है निधि कंपनीज को मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है रेगुलेट करता है, सो ए विल बी द राइट आंसर हियर, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट चिट फंड कंपनीज को रेगुलेट करता है, आईआरडीआई इंश्योरेंस कंपनीज को, एंड बाकी एनबीएफसी जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंजेस से रिलेटेड है उनको सेबी, हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को एनएचबी अंडर आरबीआई रेगुलेट करता है, ठीक है। बाकी नॉन बैंकिंग नॉन फाइनेंशियल कंपनीज है, जो ऐसे कंपनीज है जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज नहीं करे बट उन्हें कंपनी कहा जा सकता है, तो ऐसे कंपनीज को मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है रेगुलेट कर रहा है, एंड ऐसे कंपनीज जो कि आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड है तो ऑब्वियसली आरबीआई विल रेगुलेट दैम। 38, which among the following NBFCs are not eligible to participate in the RBI Ombudsman Scheme 2021? ठीक है, आरबीआई ओम्बड्समैन स्कीम में इनमें से कौन सी कंपनी जो है पार्टिसिपेट नहीं कर सकती? तो ये ओम्बड्समैन स्कीम जो है जनरली होता है फॉर ओम्बड्समैन स्कीम इज जनरली फॉर रिजॉल्विंग द इश्यूज,
कोई डिस्प्यूट है, इश्यूज है, उनको रिजॉल्व करने के लिए। तो आरबीआई ओम्बड्समैन स्कीम 2021 के तहत बैंक्स के लिए है ये, बट एनबीएफसीज के लिए भी है क्या? है तो किसके लिए है, किसके लिए नहीं है, दैट इज द क्वेश्चन। तो जनरली इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड एनबीएफसीज के लिए, कोर इन्वेस्टमेंट एनबीएफसीज के लिए नहीं होता। तो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, एनबीएफसी, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, इनके लिए नहीं है ये ओम्बड्समैन स्कीम। कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी इज अ कंपनी जो अपने खुद के सब्सिडियरी में जो पूरा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, अराउंड 90% ऑफ द एसेट फॉर डेवलपिंग दिस पर्टिकुलर सब्सिडियरी, ठीक है, कोर इन्वेस्टमेंट। तो इसके लिए भी नहीं है ओम्बड्समैन स्कीम, क्योंकि तुम आपस में समझो ऐसा करके। सो डी विल बी द राइट आंसर। क्लियर? 39. Which among the following is or other criteria based upon which scale based regulation of NBFC system? स्केल बेस्ड रेगुलेशन का क्राइटेरिया क्या है? साइज, एक्टिविटी, परसीव्ड रिस्कीनेस। तो क्या साइज ऑफ द एनबीएफसी इज अ क्राइटेरिया, उसका एक्टिविटी क्या है वो एक क्राइटेरिया है क्या रेगुलेशन के लिए? तो स्केल बेस्ड रेगुलेशन वी नो अबाउट दिस की डिफरेंट लेवल्स है, अपर, मिडिल, लोअर, जो है लोअर लेवल एंड द टॉप लेवल, इस तरीके से हमारे जो है डिफरेंट लेवल्स है, 4 लेवल्स ऑफ रेगुलेशन। तो स्केल बेस्ड, अगर कोई ऐसा एनबीएफसी है जो पब्लिक से ज़्यादा कॉन्टैक्ट जिसका नहीं है, लाइक एनबीएफसी अकाउंट एग्रीगेटर ऐसे है, ठीक है, एनबीएफसी पीयर टू पीयर लेंडिंग ऐसे हैं, तो पब्लिक से बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट नहीं है, पब्लिक फंड्स नहीं लेते बेसिकली, ठीक है। पीयर टू पीयर लेंडिंग क्या है? दो डिफरेंट लोन लेने वाले और लोन देने वाले कंपनीज को जोड़ते हैं, नो फंड्स टेकन फ्रॉम द पब्लिक। अकाउंट एग्रीगेटर एक का इन्फॉर्मेशन दूसरे एंटिटी को प्रोवाइड करते हैं, तो नॉट मच लोन मनी हियर ऑल्सो टेकन, ठीक है, फ्रॉम द पब्लिक। तो दैट इज द थिंग, तो दैट इज वाई वी कैन से ये दोनों जो है लोएस्ट लेवल ऑफ रेगुलेशन है। तो ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट एनबीएफसीज को रेगुलेट किया जा रहा है, दैट इज स्केल बेस्ड रेगुलेशन। 2021 में आया था ये। इट इज बेस्ड अपॉन साइज, एक्टिविटी, परसीव्ड रिस्कीनेस क्या है, ठीक है, 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, 1, 2 and 3. What is the right answer? Yes. So D will be the right answer because size के बेसिस पे, एक्टिविटी क्या है उसके बेसिस पे तो है ही है, एंड रिस्कीनेस कितना है, कितना रिस्क है इस पर्टिकुलर कंपनी के एक्टिविटीज में, इट इज क्लासिफाइड, राइट। 40 dash is the limit for the FDI in the insurance intermediaries in India. इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज में कितना फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउ किया गया है? ओके, 26, 74, 49, 100, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है? अगर कोई भी कंपनी में फॉरेन इन्वेस्टमेंट 50% से ज़्यादा हो गया तो फॉरेन कंपनी बन जाएगी, इजंट इट? तो दैट इज वाई इट इज रेस्ट्रिक्टेड। तो इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज में लेकिन अलाउ कर दिया गया है एंड 100% FDI इज अलाउड। तो ये फॉरेन कंपनी बन जाए, ठीक है, कोई बात नहीं, फॉरेन इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज में अलाउड है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस आई वुड लाइक टू अगेन रिमाइंड यू कि अगर आप लोग JIB एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारा क्विक रिविजन बैच चल रहा है जिसमें आपको एनरोल करना चाहिए अगर आप लास्ट मिनट में रिवाइज करना चाहते हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को, जो कि हम थ्रू लाइव क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑन द स्पॉट आपके डाउट्स रिजॉल्व हो जाएंगे, लाइव क्लासेस के थ्रू आप पढ़ेंगे, एंड यू विल ऑल्सो बी गेटिंग द MCQs ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर। आपको मिल रहा है फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो पूरा सिलेबस आपको रिवाइज करवा रहे हैं, साथ के साथ यू आर ऑल्सो गेटिंग द each and every chapter के short notes so that you can revise before the exam, ठीक है। If you are availing that then JIB 80 is the code that you should be using, and इसके साथ साथ अगर आप टेस्ट सीरीज यानी कि आपने पढ़ाई अच्छे से करी है, ठीक है, बट टेस्ट करना चाहते हैं कि कितना लेवल तक है एग्जाम से पहले थोड़ा कुछ टेस्ट हो जाए, तो टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं। चारों कंपोनेंट रिलेटेड चैप्टर वाइज क्विजेस एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ईच एंड एवरी कंपोनेंट के आपको 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ठीक है। तो आराम से आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं चैप्टर वाइज, एंड फुल लेंथ के टेस्ट भी यहाँ पर हैं, तो दैट विल बी हेल्पफुल इन कंपेयरिंग एंड लेटिंग यू नो कि हाँ आप किस लेवल पर पहुंच रहे हैं एज फार एज द टेस्ट आर कंसर्न। तो आपको टेस्ट 80 ये कोड यूज करना चाहिए सो एज टू गेट 80% डिस्काउंट ऑन द टेस्ट सीरीज ऑल्सो। So hurry up, links are given in the description. Now question 41, which among the following is the insurance depositories presently IRDAI ने जिन्हें जो है लाइसेंस दिया है? ऐसे एंटिटीज जो कि इंश्योरेंस को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर करते हैं, दे आर कॉल्ड इंश्योरेंस डिपॉजिटरी, सिमिलर टू द डिपॉजिटरीज जो कि आपके शेयर्स को डीमैट फॉर्मेट में, डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्मेट में जो है स्टोर करते हैं। शेयर्स आपके डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्मेट में होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते हैं, तो उनको स्टोर किया जाता है। तो ऐसे इंश्योरेंस डिपॉजिटरीज भी हैं जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपके जो इंश्योरेंस है उन्हें स्टोर करते हैं। तो किसको लाइसेंस दिया है IRDAI ने इंडिया में, ये पूछा जा रहा है। NSDL सेंट्रल इंश्योरेंस रिपोजिटरी, SHCIL प्रोजेक्ट्स, या फिर कार्वी इंश्योरेंस रिपोजिटरी लिमिटेड। विच इज द राइट आंसर? 1 and 4, 1, 2 and 3, 1, 3 and 4, या ऑल ऑफ द अबव?
right? So the correct answer is all of the above, because NSDL database, Central Insurance Repository, SHCL projects, Carvey Insurance and CAMS repository services, ये 5 ऐसे रिपोजिटरीज है जिनको IRDAI ने लाइसेंस दिया है, सो दैट यू कैन डू दिस पर्टिकुलर बिजनेस इन इंडिया। जॉब ये आप कर सकते हैं। Dash is the sole national reinsurer in India which provides reinsurance to insurers in India as well as abroad. Sole national reinsurer इंडिया में कौन है? Lloyds India, General Insurance Corporation Re, Life Insurance Corporation Re, Reinsurers of India Limited. What is the right answer? Yes. So the right answer here will be GIC Re. ठीक है, तो इंडिया में पब्लिक सेक्टर का री इंश्योरर, ओनली एग्जिस्टिंग री इंश्योरर इज GIC Re। बाकी प्राइवेट कंपनीज है, लेकिन पब्लिक सेक्टर GIC Re एक ही कंपनी है जो कि री इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। सो व्हाट इज री इंश्योरेंस? इंश्योरेंस कंपनीज इंश्योरेंस तो दे देती है, कई बार इंश्योरेंस पे करने का उनके पास मनी नहीं हो सकता है क्योंकि उन्होंने इन्वेस्ट किया कहीं फंसा हुआ पैसा, तो री इंश्योरेंस हेल्प्स। री इंश्योरेंस में ये होता है कि अगर आप पेमेंट नहीं कर पा रहे टू द कस्टमर एट द राइट टाइम, द राइट अमाउंट, तो री इंश्योरेंस से आप जो है पैसे ले सकते हैं एंड यू कैन गिव दैट पर्टिकुलर मनी। ठीक है, तो इंश्योरेंस के ऊपर इंश्योरेंस इज री इंश्योरेंस, ओनली पब्लिक सेक्टर री इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया इज द GIC Re, so B will be the right answer. Which among the following is the number of independent directors of NAPFID? NAPFID में आप देखेंगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो है, तो डिफरेंट कैटेगरीज के डायरेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं, 3 आपके जो है शेयर होल्डर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं एज डायरेक्टर्स, एंड 3 आपके जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं। 3 या फ्यू जो है कई जगह पर दिया हुआ है, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स NAPFID में होते हैं। ठीक है, इनके ऊपर मैनेजिंग डायरेक्टर्स ऐसे करके द चेयरमैन ऑफ NAPFID इज ऑल्सो देयर, इस तरीके से हायरार्की है ऑफ द स्टाफ, राइट? तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का नंबर प्रीवियसली भी पूछा गया, व्हाट इज द राइट आंसर हियर? D, 3 will be the right answer. Clear? 44. The concept of bad bank in India is to have India Debt Resolution Company Limited with an asset reconstruction company. ठीक है, तो बैड बैंक का मतलब क्या है? काफी सारे बैंक्स के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन जा रहे हैं, तो इस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बैंक के जो बैलेंस शीट है उसे बिगाड़ रहे हैं। बैंक को बहुत सारा कैपिटल भी मेंटेन करना है। लेटर से कोई ऐसा एसेट है जो लॉस एसेट बन चुका है, तो लॉस एसेट में आपको 100% प्रोविजनिंग करनी पड़ती है। 10 करोड़ का है तो पूरा 10 करोड़ कैपिटल आपको अपने पास मेंटेन करना होगा। इफ दिस 10 करोड़ आप रिकवर नहीं कर पा रहे एंड उसे अपने बैलेंस शीट से नहीं हटा पा रहे, तो व्हाट द बैंक्स डू इज, ये जो 10 करोड़ का लोन है वो NARCL विच इज द एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को बेच देते हैं कि ये 10 करोड़ का लोन ले लो और फिर आप मुझे जो है ये रिकवर करके दे देना। तो NARCL विल डू से ओके आई विल डू दैट। तो NARCL एक ड्यूअल सेटअप है जिसे बैड बैंक कहा जाता है, दोनों को मिला के IDRCL इज द इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड। तो NARCL बाय करता है ये लोन्स को, IDRCL इसे सेल करता है। ठीक है, सेल करके उससे वैल्यू डिराइव करने की कोशिश करता है एंड द मनी इज गिवन बैक टू दिस पर्टिकुलर बैंक। ठीक है, सम अमाउंट जितना भी रिकवर हुआ दिया जाता है। तो व्हाट इज द एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी? NARCL नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, NAPFID नेशनल डेट रेजोल्यूशन कंपनी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, इनमें से कौन सा सही जवाब है? यस, A विल बी द राइट आंसर, NARCL along with IDRCL, ये इनकी टीमिंग अप है। 45. प्राइस डिस्कवरी इन द फाइनेंशियल मार्केट्स इज अफेक्टेड बाय व्हिच अमंग द फॉलोइंग? फाइनेंशियल मार्केट्स में प्राइस डिस्कवरी किस चीज से इफेक्ट होता है? फाइनेंशियल मार्केट्स में जो प्राइस है डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के, वो किस तरीके से इफेक्ट होते हैं? सप्लाई एंड डिमांड, एटीट्यूड्स टू रिस्क, वोलेटिलिटी, अवेलेबल इन्फॉर्मेशन या मार्केट मैकेनिज्म्स। तो प्राइस जनरली किसी भी फाइनेंशियल मार्केट में यू विल सी सप्लाई एंड डिमांड, प्राइस हमेशा सप्लाई एंड डिमांड के बेसिस पे। लेट अस से समवन नीड्स अ लोन, समवन नीड्स टू बाय शेयर्स, समवन नीड्स टू बाय द बॉन्ड्स, इस तरीके से। ओके, तो ऐसे में शेयर जिसने इश्यू किया उससे पैसा चाहिए, शेयर जो खरीद रहे उसके पास पैसा है, तो इन दोनों को कनेक्ट किया जाता है। एंड व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ दैट शेयर? दैट विल बी डिपेंडेंट अपॉन सप्लाई एंड डिमांड, जितना सप्लाई हुआ कितना डिमांड है उसका, इसके बेसिस पे। ओके, द अदर थिंग वुड बी एटीट्यूड्स टू रिस्क, कितना रिस्क लेना चाहते हैं। शेयर्स अगर ले रहे तो रिस्क ज्यादा है बिकॉज कंपनी को प्रॉफिट होगा तभी आपको प्रॉफिट मिलेगा। बॉन्ड मीन्स यू विल गेट फिक्स्ड प्रॉफिट, रिस्क एंड इसके बेसिस पे दोनों के प्राइसेस डिफरेंट होते हैं। वोलेटिलिटीज, कितना वेरिएशन आ रहा है शेयर्स में, बॉन्ड्स में, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है मार्केट। अवेलेबल इन्फॉर्मेशन यानी कि RBI अभी क्या लेकर आ रहा है, नए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रिलीज कर रहा है क्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज इट गोइंग टू कम अप विद द बजट। ऐसे में जो है आपके, या फिर आपका जो है विंटर सेल लगी है
तो उसमें आपका मार्केट हाई जाता है। तो दीज थिंग्स अवेलेबल इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर भी आपका जो फाइनेंशियल मार्केट में प्राइसेस वेरी होते हैं इन डिफरेंट मार्केट मैकेनिज्म। लाइक एनएससी का मैकेनिज्म अलग है, बीएससी का मैकेनिज्म अलग है, तो बेस्ड अपॉन दैट ऑल्सो द प्राइसेस विल बी वेरिंग। ओके, सो पांचों ही चीजें जिन पे आपके प्राइसेस डिपेंड करते हैं। सो 1 2 3 4 and 5 डी विल बी द राइट आंसर। तो ऐसे मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, शुड बी प्रिपेयर्ड। व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ टेन्योर ऑफ ट्रेजरी बिल इशूड इन इंडिया? ट्रेजरी बिल इज शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी, शॉर्ट टर्म के लिए यानी कि 1 साल से कम के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो इशू किया जाता है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो दैट इज द ट्रेजरी बिल। कौन कौन से टेन्योर के हैं? 91 डे एंड देन 182 डे, 364 डे। ठीक है, इस तरीके से 3 टेन्योर्स के हैं। किसका नहीं है? 91, 182, 274, 364। यस, सो द करेक्ट आंसर इज 274 डेज का टेन्योर का नहीं है ट्रेजरी बिल। सो दिस क्वेश्चन इज ऑलवेज अगेन एंड अगेन आस्क्ड इन द एग्जाम, सो वेरी इंपॉर्टेंट। 3 ही ट्रेजरी बिल है, 91, 182, 364। So no confusion. 47. The prudential limit for scheduled commercial banks for transacting as part of call and notice money market is dash percentage of capital funds on a daily average basis in a reporting fortnight. ठीक है, कॉल एंड नोटिस मनी के लिए अगर आप यहाँ पर देखें कि कितना अमाउंट जो है बोरो कर सकते हैं, तो कॉल मनी का, नोटिस मनी का मतलब क्या है? अगर कोई बैंक है, बैंक 1 दूसरे बैंक से बोरो करना चाहता है, तो अगर शॉर्ट टर्म के लिए 1 डे के लिए बोरोइंग चल रही है तो उसे हम कॉल मनी कहते हैं। अगर ये बोरोइंग चल रही है 2 to 14 डेज के लिए, उसे हम नोटिस मनी कहते हैं। अगर ये बोरोइंग चल रही है फॉर 15 to 365 डेज, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं टर्म मनी। ओके, तो इस तरीके से बैंक 1 बैंक 2 के बीच के ट्रांजैक्शंस हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से लोन जो लिया जा रहा है, कितना अमाउंट लिया जा सकता है बाय बैंक 2, इसका लिमिट है, उस प्रूडेंशियल लिमिट कहते हैं। ठीक है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स का ये प्रूडेंशियल लिमिट है। तो जो प्रूडेंशियल लिमिट है वो कितना है, कितना डिसाइड किया गया है? तो कि डैश परसेंटेज ऑफ द प्रूडेंशियल लिमिट। ठीक है, परसेंटेज ऑफ ये डिसाइड होता है बेस्ड अपॉन बैंक 2 ने कितना प्रीवियसली लोन ले रखा है उसके बेसिस पे। ठीक है, कैपिटल फंड्स जो प्रीवियसली ले रखा है डेली एवरेज बेसिस इन रिपोर्टिंग फोर्टनाइट, पिछले जो है फ्यू डेज में रिपोर्टिंग जो फ्राइडे है, डिफरेंट फ्राइडेज पे जो है बैंक्स रिपोर्ट करते हैं टू आरबीआई। आरबीआई को एक फ्राइडे पे करते, किसी फ्राइडे पे नहीं करते। जो फ्राइडे पे रिपोर्टिंग की गई है उस वीक और उस वीक को एंड उसके पहले वीक यानी कि 14 डेज को कंसिडर किया जाता है फोर्टनाइट, एंड वो 14 डेज पे डेली एवरेज निकाला जाता है कि कितना कितना एवरेज अमाउंट जो है लिया गया है दैट पर्टिकुलर बैंक, बोरो किया गया। ओके, उसका कितना परसेंटेज है? 100, 125, 225, 150%। यस, द राइट आंसर इज ए 100%, 125% ऑफ एनी गिवन डे। तो ये जो 14 डेज है उसमें से किसी एक दिन का कितना अमाउंट लिया गया है उसका 125% या फिर 100, इसमें से जो भी लीस्ट अमाउंट है वो लिया जाता है। क्लियर है? तो द लिमिट क्या है? 100% ऑफ कैपिटल फंड्स डेली एवरेज बेसिस रिपोर्टिंग फोर्टनाइट, 125% गिवन डे। सिमिलरली और टर्म मनी का अलग है इंटरनल बोर्ड के हिसाब से। पेमेंट एंड रीजनल रूरल बैंक्स के लिए सेम थिंग है। कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए 2% जो डिपॉजिट है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के एंड में। ठीक है, 2024 में लोन लेता है तो लेना है तो 2023-24 में मार्च में एंड में जो आपके पास डिपॉजिट्स अवेलेबल थे उसका 2%। प्राइमरी डीलर्स के लिए 225% ऑफ नेट ओन फंड। प्राइमरी डीलर्स एज यू नो क्या है? वो जो डायरेक्टली आरबीआई से जो है जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी से बाय करते हैं, लाइक एसबीआई इज अ प्राइमरी डीलर। तो नेट ओन फंड का प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में जो एंड में नेट ओन फंड उनके पास था, यानी कि उनके पास कितने पैसे थे फॉर एस्टैब्लिशिंग एंड कैरिंग आउट इट्स बिजनेस, उसका 225% जो है ये होता है। टर्म मनी एट द एंड ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर 225%, कितना अमाउंट उनके पास नेट ओन फंड था उसका 225%। ठीक है, 225% इज रिलेटेड टू व्हाट? प्राइमरी डीलर्स। 100 and 125 रिलेटेड टू बैंक्स, ये चीज आपको याद रखना है। 2% रिलेटेड टू कोऑपरेटिव बैंक। विच अमंग द फॉलोइंग इज मिनिमम टेन्योर ऑफ नोटिस मनी? अभी हमने डिस्कस किया नोटिस मनी क्या 2 to 14 डेज है, तो मिनिमम टेन्योर क्या है? 14 डेज, 1 मंथ, 365 डेज या 2 डेज? Yes, D will be the right answer. 2 days is the right answer. Which among the following statement about certificate of deposit is correct? ठीक है, it cannot be issued. Regional rural banks and small finance bank के द्वारा certificate of deposit issue नहीं किया जा सकता। Certificate of deposits are discounted instruments and are issued at a discounted price, redeemed at par value. ठीक है, certificate of deposit को let's say 100 रुपीज का ये इशू किया गया है, 80 रुपीज में इशू कर रहे हैं, 100 रुपीज पार वैल्यू पे से रिडीम कर रहे हैं।
टेनोर ऑफ इश्यू 7 डेज से 1 ईयर का रेंज है। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है क्या? जनरली हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं, सेविंग्स बैंक अकाउंट में 2 to 3% इंटरेस्ट आपको मिलता है, एफडी में 6 to 8% इंटरेस्ट मिलेगा। अब इससे भी ज़्यादा इंटरेस्ट चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, तो यहाँ पर आपका मिनिमम 5 लाख रुपीज़ थोड़ा टाइम के लिए मनी लॉक हो जाता है, ऐसा आपको इन्वेस्ट करना होता है, और ये आपको जो है 7 days to 1 year के बीच का टेनोर के लिए मिलता है, राइट। और ये सारे बैंक्स दे सकते हैं, यस, एक्सेप्ट कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स नहीं दे सकते, बाकी सब दे सकते हैं, ठीक है। एंड या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट 100 पे होगा तो 80 रुपीज़ पे आपको जो है बाय करना है, 100 आपको मिलेंगे ऑन मैच्योरिटी, तो 20 रुपीज़ आपका प्रॉफिट है यहाँ पे, इस तरह से होता है, करेक्ट। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट तो सही है, बट पहला स्टेटमेंट आरआरबी स्मॉल फाइनेंस बैंक नहीं कर सकते, ये गलत है, ठीक है। 2 and 3 बी विल बी द राइट आंसर, बिकॉज यहाँ पे अगर कोऑपरेटिव बैंक होता तो राइट होता, बट आरआरबी एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक तो दे सकते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे बता दी गई है, यू कैन गो थ्रू एंड डेफिनेटली फाइंड आउट। और इसमें बायबैक का भी स्कीम है, लास्ट थिंग कि बायबैक यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आप नहीं चाहते, मुझे अब नहीं चाहिए ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ठीक है, ये सही नहीं लगा मुझे, तो 7 days के अंदर यू कैन रिटर्न, 7 days रिटर्न, 14 days रिटर्न पॉलिसी, ऐसा है। विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू कमर्शियल पेपर? कमर्शियल पेपर अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, प्रॉमिसरी नोट की तरह। यस, कमर्शियल पेपर होता क्या है, लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शॉर्ट टर्म के लिए बॉन्ड इश्यू करता है, उसे हम ट्रेजरी बिल कहते हैं। अगर कोई कॉर्पोरेट कंपनी जो है वो ऐसा बॉन्ड इश्यू कर रहा है शॉर्ट टर्म के लिए, इट इज कॉल्ड कमर्शियल पेपर, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, प्रॉमिसरी नोट के फॉर्म में जो इश्यू होता है, इज इट राइट? मिनिमम क्रेडिट रेटिंग, तो कमर्शियल पेपर इशू करने के लिए ये कंपनी जो है इसकी कुछ क्रेडिट रेटिंग होनी चाहिए, क्रेडिट रेटिंग स्टार्ट A1 A2 A3 बेस्ट इस तरीके से, B C ऐसा होता है, इजंट इट? तो मिनिमम क्रेडिट रेटिंग क्या है, A3 है, ऐसा करके दिया हुआ है। एलिजिबल इशूअर्स हुज टोटल कमर्शियल पेपर इशुएंस ड्यूरिंग अ ईयर, तो 1000 करोड़ या उससे ज्यादा का अगर आपका कमर्शियल पेपर का इशुएंस है तो आपको एटलीस्ट 2 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज से क्रेडिट रेटिंग लेना पड़ेगा। एक ने कह दिया A3 बट अदर वन हैज सेड B, तो वैसे में 2 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का क्रेडिट रेटिंग अगर अच्छा है, ठीक है, अबव द लिमिट है, तो देन यू कैन गो फॉर इशूइंग द कमर्शियल पेपर 1000 करोड़ रुपीस तक का या उससे ज़्यादा अगर आपका कमर्शियल पेपर जो है उससे आप कैपिटल मार्केट से ले रहे हैं, ओके। सो आर दी स्टेटमेंट्स करेक्ट? 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, ऑल ऑफ द अबव, व्हिच ऑफ दीज इज करेक्ट? तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट अगर हम देखें अनसिक्योर्ड होता है, यस, कोई भी कोलेटरल वगैरह नहीं है, एंड प्रॉमिसरी नोट की हाँ प्रॉमिस आपको मिलता है कि हाँ बाद में आपको प्रॉफिट होगा, यस करेक्ट है। मिनिमम क्रेडिट रेटिंग A3 के रिक्वायरमेंट है, एब्सोल्युटली A3 अगर है तो वेल एंड गुड, A2 A1 है तो बहुत ही बढ़िया, बट मिनिमम A3, B या C होगा तो आपको नहीं में अलाउ किया जाएगा टू इश्यू अ कमर्शियल पेपर। सिमिलरली अगर 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा है तो 2 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से आपको जो है क्रेडिट रेटिंग लेनी पड़ेगी, यस राइट। 1, 2 and 3 आपका यहाँ पर जो है सही होगा, तो या डी विल बी द राइट आंसर, क्लियर? तीनों स्टेटमेंट सही है। 51 विच अमंग द फॉलोइंग इज द फंक्शंस ऑफ ट्राई पार्टी एजेंट? ट्राई पार्टी रेपो के बारे में बताया जा रहा है, तो रेपो जनरली 2 पार्टीज आरबीआई एंड बैंक के बीच होता है, और कई बार बैंक टू बैंक के बीच में भी हो सकता है रेपो ट्रांजैक्शन। रेपो ट्रांजैक्शन मींस वन बैंक विल टेक द लोन, द अदर बैंक विल गिव सिक्योरिटीज एज कोलेटरल, और ये सिक्योरिटीज को रीपरचेस करने के लिए ये जो लोन अमाउंट है वापस करेंगे, सिक्योरिटीज वापस हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड रेपो, है ना। तो ये 2 बैंक्स कई बार काफी सारे सिक्योरिटीज है, कौन सा कोलेटरल में रखूं, दे गेट कंफ्यूज्ड। ऑल्सो इसका पेमेंट सेटलमेंट कैसे होगा, कोलेटरल में कौन रख रहा है, कौन किसको क्या दे रहा है, कैसे कर रहा है, कैसे मेंटेन होगा, ये सब मैनेज होगा, वो सब भी कंफ्यूजिंग होता है। दैट इज वाई एक और पार्टी इसमें कूद जाता है विच इज कॉल्ड द ट्राई पार्टी एजेंट, ठीक है। तो एजेंट के क्या क्या फंक्शन से पूछे जा रहे हैं, तो बेस्ड अपॉन द डिस्कशन कैन यू आंसर? कोलेटरल सिलेक्शन, पेमेंट एंड सेटलमेंट, कस्टडी मैनेजमेंट, व्हाट इज द राइट आंसर? 1 2 2 3 1 3 है, ऑल ऑफ द अबव, yes, all of these are the functions of tri-party agent। कोलेटरल क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, कमर्शियल पेपर है, क्या है वो भी सिलेक्ट करना, उसका पेमेंट एंड सेटलमेंट कि हाँ पेमेंट आप करो फटाफट, पैसे भेजो, देन आपको ये जो है सिक्योरिटी ट्रांसफर हो जाएगा, तो सेटलमेंट, पेमेंट एंड सेटलमेंट, साथ के साथ कस्टडी एंड मैनेजमेंट, यानी कि ये जो हमारा सिक्योरिटीज है उसको अपने पास रखना, उसको मैनेज करना ट्राई पार्टी एजेंट का काम है,
right? All the three are the functions, so D will be the right answer. 52, which among the following can be called as auction market? तो दो तरह के मार्केट होते हैं, ऑक्शन एंड डीलर मार्केट, ठीक है. व्हाट इज दीज टू काइंड्स ऑफ मार्केट? प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट. तो लेट अस से आरबीआई ने जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू किए फ्रॉम द साइड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय करने के लिए जो भी पीपल या एंटिटीज फर्स्ट आ जाते हैं, दे आर कॉल्ड द प्राइमरी डीलर्स, क्योंकि ये प्राइमरी मार्केट में आते हैं. प्राइमरी मार्केट मीन्स इशू करते ही आ गए खरीदने, कंपनी से खरीद लिया डायरेक्टली, ठीक है. लाइक एप्पल से डायरेक्ट आपने फोन खरीदा, दैट. अब किसी और पर्सन से आप फोन खरीद रहे हैं, लेट अस से एप्पल सेकंड हैंड भी खरीदा जाता है तो किसी और पर्सन से, तो दैट इज सेकेंडरी मार्केट ऑफ एप्पल. क्लियर. तो प्राइमरी मार्केट डायरेक्टली बाइंग फ्रॉम द कंपनी या आरबीआई ना, इसे किसी और इन्वेस्टर को जो है बेच देना. एक इन्वेस्टर ने खरीदा, दूसरे इन्वेस्टर को सेल कर दिया, तो दैट इज द सेकेंडरी मार्केट, ठीक है. तो प्राइमरी मार्केट, secondary market, and also we have two other kinds of market. like आप किसी पर्सन, ये इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर जो आप बाय कर रहे हैं, तो ये जनरली स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू हो सकता है या फिर नहीं, तो जनरली स्टॉक एक्सचेंज के बिना ही होता है. तो अगर आप आरबीआई का बाय कर रहे हैं तो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, या फिर जो भी शेयर्स इशू किए गए बाय द कंपनी वो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू आप बाय करेंगे. तो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो एक्सचेंज ट्रेडेड ट्रांजैक्शंस, या फिर इन्हें आप ऑक्शन मार्केट कहते हैं, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज पे हमेशा ऑक्शन होता है, हाँ इसका प्राइस क्या होगा क्या नहीं होगा ऐसा. अब ये डायरेक्टली डीलर के साथ डील करके, इन्वेस्टर के साथ डील करके आप जो है यहाँ सेलिंग कर रहे हैं, बाइंग कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द डीलर मार्केट. ओवर द काउंटर जो मार्केट है, ओवर द काउंटर मार्केट को हम डीलर मार्केट कहते हैं. एक्सचेंज ट्रेडेड जो है स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, उसे हम ऑक्शन मार्केट कहते हैं, ठीक है. तो प्राइमरी मार्केट, डीलर मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज या फिर ओवर द काउंटर. तो द करेक्ट आंसर, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑक्शन मार्केट कौन सा होगा? स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जो हो रहा है, तो स्टॉक एक्सचेंज, सी विल बी द राइट आंसर. 53. In a 100% of the net offer to public through voluntary book build issue, allotments to different categories of investors are required to be ensured in different proportions. ठीक है. Which among the following is correct in this regard? Correct पूछा हुआ है. रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का 10% है, 15% है नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, एंड क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स का 75% है. तो लेटर से बुक बिल्डिंग के थ्रू, लेटर से किसी को शेयर्स इशू करने और उसे पता नहीं है कि प्राइस कितना रखूं क्या रखूं, तो बुक बिल्डिंग के थ्रू ये कर सकते हैं. यानी कि मार्केट में शेयर्स लाकर आप लोग बताओ क्या प्राइस होना चाहिए, ऐसे करके तो बुक बिल्डिंग के थ्रू प्राइस डिसाइड करना होता है. तो बुक बिल्डिंग ऐसा नहीं कि ओवर द ब्लू कुछ हो रहा है, बट 100-150 के बीच आपको प्राइस डिसाइड करना है. तो सम रेंज वगैरह बता देते हैं बुक बिल्डिंग में, उसके बीच में प्राइसेस आप लोग को बिड करना है. तो जो भी फेवरेबल लगेगा वो पर्टिकुलर कंपनी उस प्राइस पे अलॉटमेंट करना शुरू कर देगा. तो इस तरीके से जो होता है इसे हम बुक बिल्डिंग कहते हैं. तो बुक बिल्डिंग दो टाइप का होता है, एक तो कंपलसरी, एक वॉलंटरी. और इसमें 3 तरह के जो एंटिटीज है, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जो कि 2 लाख या उससे कम का अमाउंट का जो है शेयर्स वगैरह बाय कर रहे हैं, वो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो कि बहुत ही हाई अमाउंट के शेयर्स बाय कर रहे हैं. देन क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स जिन्हें सेबी ने डेजिग्नेट किया कि ये ऐसे बायर्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टेबल हैं, तो उन्हें अलग से क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर करके डेजिग्नेट किया गया. तो इनका अलॉटमेंट होता है, और ये अलॉटमेंट वॉलंटरी अगर है, वॉलंटरी बेसिस पे बुक बिल्डिंग, यानी कि कंपलसरी नहीं है, आपने खुद ही चूज किया कि बुक बिल्डिंग के थ्रू मुझे प्राइस डिसाइड करना है, तो वॉलंटरी बुक बिल्डिंग. एंड कंपलसरी इज कंपलसरीली ये चीज कहा जाता है कि हाँ बुक बिल्डिंग के थ्रू ही आपको ये डिसाइड करना है कि प्राइस कितना है. सर्टेन केसेस में सेबी कहता है ये, दैट इज कंपलसरी. तो ऐसे केसेस में अलॉटमेंट डिफरेंट डिफरेंट वेज में होगा, ठीक है. परसेंटेज ऑफ अलॉटमेंट फिक्स्ड है, किसको कितना अलॉट होना है. शेयर्स जो है आफ्टर शेयर्स हैव बीन इशूड, प्राइस डिसाइडेड, तो अलॉटमेंट किसको कितना परसेंटेज होगा. वॉलंटरी है तो उतना सेफ साइड रहने की जरूरत नहीं है. 50% जो है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल सबसे सेफ जो है अलॉटमेंट है, तो 50, इसको 15, एंड द अदर 35% जो है रिटेल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को जाएगा. बट कंपलसरी बुक बिल्डिंग में ऐसा क्या होगा, सबसे ज्यादा अलॉटमेंट आपको करना होगा तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, बिकॉज कंपलसरी में ऐसे केसेस में होता है जहां पर थोड़ा रिस्क होता है. तो रिस्क सबसे कम, रिस्क अगर हम देखें क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर का अलॉट करने में हमारा रिस्क सबसे कम है. तो 75, ये 15 हो गया, और ये 10% अलॉटमेंट है रिटेल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का. 100% में से यहाँ पे क्या दिया, वॉलंटरी बुक बिल्डिंग दिया हुआ है. तो उसमें परसेंटेजेस क्या है, 35, 15, 50. यहाँ पे क्या है, 10, 15, 75 दिया हुआ है. तो दिस इज रॉन्ग, ओनली दिस वन इज करेक्ट, ठीक है. बी खाली करेक्ट है, सो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन हियर. विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस. आप शेयर्स इशू कर रहे हैं
फर्स्ट टाइम या फिर ऐसे, तो यू नीड टू कम अप विद द रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। उस प्रोस्पेक्टस में आपकी कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं, डायरेक्टर्स एक्टिविटीज़ क्या है, साथ में जो लोन आप ले रहे हो या फिर शेयर्स आप इशू कर रहे हो, कैपिटल आप उठा रहे हो, तो उसका पर्पस क्या है, ये सारे इन्फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस रिलेटेड करेक्ट स्टेटमेंट पूछा हुआ है। ऑफर डॉक्यूमेंट है फॉर पर्पसेस ऑफ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, कंटेन्स ऑल रिलेवेंट एंड मटेरियल डिस्क्लोजर, सारे डिस्क्लोजर है इसमें। ऑफर डॉक्यूमेंट यूज्ड इन केस ऑफ बुक बिल्ड पब्लिक इशू, बुक बिल्ड के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं मैंने। इट प्रोवाइड डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट कंपनीज बिजनेस ऑपरेशन, फाइनेंशियल्स, प्रमोटर्स, कंपनीज ऑब्जेक्टिव फॉर रेजिंग फंड्स बाय फाइलिंग आईपीओस। ठीक है, बिजनेस ऑपरेशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, फाइनेंशियल है, प्रमोटर का इन्फॉर्मेशन है, एंड जो भी फंड्स ये इकट्ठा कर रहा है उसका पर्पस क्या है, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। तो ये सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है, इजंट इट? तो सी विल बी द राइट आंसर। 55, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर जनरली इशूड बाय ऑक्शन व्हिच इज कैरिड आउट बाय आरबीआई एंड पे डैश इंटरेस्ट एट कूपन रेट। ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है उस पर कौन से बेसिस पे जो है कूपन रेट यानी कि इंटरेस्ट अमाउंट पेमेंट किया जाता है, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, मंथली या फिर ईयरली। तो जनरली भी नो कि हाफ ईयरली बेसिस पे आपको इंटरेस्ट अमाउंट मिलता है। 2 इयर्स का अगर आपका बॉन्ड है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, एवरी 6 मंथ्स में आपको इंटरेस्ट पेमेंट किया जाएगा, जो भी इंटरेस्ट अमाउंट परसेंटेज यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, तो हाफ ईयरली बेसिस पे किया जाता है। सो बी विल बी द राइट आंसर। तो ये चीज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज स्टेट लॉन्ग टर्म के जो बॉन्ड्स है उस पर अप्लाई होता है। ठीक है, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स कहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स है उन्हें हम स्टेट डेवलपमेंट लोन कहते हैं। तो इस पर भी 6 मंथ्स में ही आपको जो है मिलता है जो भी कूपन अमाउंट है, इंटरेस्ट रेट है। कंसिडर 2 bonds in which bond 1 has high tenor in comparison to bond 2, which among them is more sensitive। ठीक है, तो बॉन्ड थ्योरम्स है 4, इसमें से पहला है कि बॉन्ड का प्राइस एंड बॉन्ड की जो आपका कूपन रेट है ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, यानी कि इंटरेस्ट रेट, नॉट कूपन रेट, इंटरेस्ट रेट कहते हैं इसे, तो वो दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मार्केट में बॉन्ड पर लेट से 10% इंटरेस्ट रेट दे रखा है, तो मार्केट में अगर जनरल इन्वेस्टमेंट लाइक एफडी का इंटरेस्ट रेट लेट से 15% हो गया, या फिर कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हैं आपको 20% का जो है इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये बॉन्ड कौन खरीदेगा? 10% इंटरेस्ट रेट 100 रुपीज़ का है एंड देन लेट्स से यू आर पेइंग अराउंड 99 रुपीज़, तो ये बॉन्ड कौन खरीदेगा? कोई नहीं, क्योंकि मार्केट में इंटरेस्ट रेट इतना हाई मिल रहा है, बॉन्ड नोबडी विल बाय। बट आई वांट टू मेक दिस बॉन्ड रियली अट्रैक्टिव, तो व्हाट आई विल डू, आई विल रिड्यूस द बॉन्ड प्राइस। ये दोनों तो चेंज नहीं कर सकते, बॉन्ड पे लिख के दे दिया, तो आई कैन रिड्यूस द बॉन्ड प्राइस। ठीक है, तो बॉन्ड प्राइस 99 से मैं 50 कर दूंगा, तो 50 रुपीज़ पे करो, 100 रुपीज़ मिलेगा, 10% इंटरेस्ट, तो आपको 50 रुपीज़ यहाँ फ़ायदा हो रहा है, 10% जो है 6 मंथ्स या जो भी फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर आपको फ़ायदा हो रहा है। तो देयर इज़ एन इनवर्स रिलेशनशिप, जैसे ही इंटरेस्ट रेट मार्केट में इंक्रीज होगा तो बॉन्ड्स पर बॉन्ड प्राइस रिड्यूस होगा। ठीक है, इनवर्स रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में। दैट इज आई थिंक फर्स्ट थ्योरम। देन द सेकेंड वन इज कि बॉन्ड जो भी बॉन्ड्स होते हैं आपके, उसमें जो हायर टेन्योर का होता है, यानी कि जिसका लेट्स से 10 इयर्स का एक बॉन्ड है, दूसरा 15 इयर्स का है, तो 10 इयर्स वाला जो बॉन्ड है इसकी सेंसिटिविटी यानी कि बॉन्ड प्राइस में वेरिएशन उतना नहीं होगा जितना 15 इयर्स में। ऑब्वियसली 15 इयर्स का लार्जर टर्म का है, तो ज़्यादा समय, ज़्यादा जो है दुनिया देखी है उसने, तो उसका जो वेरिएशन है, ज़्यादा सेंसिटिविटी जो है उसकी होगी, बॉन्ड प्राइस में वेरिएशन ज़्यादा 15 इयर्स वाले में होंगे। थर्ड थिंग इज व्हेनेवर देयर इज अ डाउनफॉल इन द बॉन्ड प्राइस, तो वो जल्दी नहीं करते, इंक्रीज करना तो जल्दी, अभी नॉर्मल प्राइजेस भी मार्केट में इंक्रीज करना तो जल्दी करते हैं, बट रिड्यूस दे डू नॉट डू। फोर्थ वन इज अगर किसी का भी 2 बॉन्ड से सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रेट, सॉरी सेम टेनोर है 10 इयर्स बॉन्ड का, बट इंटरेस्ट इस पे 10% मिल रहा है, इस पे 4% मिल रहा है, तो जो 4% वाला है इसका बॉन्ड प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होगा, बिकॉज प्रॉफिट है ही नहीं इसमें ज़्यादा, तो बॉन्ड प्राइस बार बार वेरी करना है। दैट इज द थिंग। तो यहाँ पे एक कंपैरिजन दिया 2 बॉन्ड्स, बॉन्ड 1 हैज हाई टेनोर, जितना ज़्यादा हाई टेनोर उतना ज़्यादा सेंसिटिविटी। दैट इज वेरी क्लियर। सेंसिटिव ज़्यादा क्या होगा in comparison to bond 2, bond 1 का टेनोर हाई है तो bond 1 will be more sensitive। क्लियर है। 57, which among the following government securities RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम के थ्रू जो है आप बाय कर सकते हैं? तो RBI रिटेल डायरेक्ट, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए है ये, लाइक इन्वेस्टर्स लाइक यू एंड मी, इंडिविजुअल्स के लिए ये पर्टिकुलर स्कीम है, क्योंकि जनरली इंडिविजुअल्स जो है डायरेक्टली RBI से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय नहीं कर पाते थे पहले, बट ये रिटेल डायरेक्ट स्कीम आने के बाद दे आर एबल टू बाय। ठीक है, तो ये इंडिविजुअल्स कौन कौन से आपके बॉन्ड्स वगैरह बाय कर सकते हैं?
किसके लिए है ये? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, यस इन तीनों के लिए तो है, बट नॉट फॉर द कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, यानी कि कंपनीज के बॉन्ड्स के लिए नहीं है। आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम इज ओनली फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। क्लियर है? तो 1, 2 एंड 3 तो होगा, डी ये फोर्थ ऑप्शन नहीं होगा, ए विल बी द राइट आंसर, 1, 2 एंड 3 ओनली। 58 विच अमंग द फॉलोइंग इज वन ऑफ द पार्टिसिपेंट ऑफ फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स मार्केट में कौन कौन है? आरबीआई, ऑथराइज्ड डीलर, कस्टमर, सेबी, इनमें से कौन कौन है? व्हाट इज द राइट आंसर? चारों ये। आरबीआई भी फॉरेन करेंसी बोरो बाय सेल करता है, ऑथराइज्ड डीलर्स करते हैं लाइक एसबीआई, कस्टमर्स हमारे जैसे वो भी करते हैं, सेबी भी डील करता है इस पर्टिकुलर फॉरेन करेंसी में, तभी ना शेयर्स बाय सेल जो है वो सारी चीजें किए जा सकते हैं। चारों ये तो 1, 2, 3 एंड 4, डी विल बी द राइट आंसर। 59 which among the following is the functions of Foreign Exchange Dealers Association of India? FEDAI के functions क्या है? Training of bank personnel in the areas of foreign exchange, accreditation of forex brokers, announcement of daily and periodical rates to member banks. FEDAI क्या है? फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स, यानी कि लाइक एसबीआई वगैरह जैसे डीलर्स हैं, उनका एक एसोसिएशन, उनका एक ग्रुप है। ये फॉरेन एक्सचेंज के जो डीलर्स हैं उनका एक ग्रुप है, और ये ग्रुप एक्चुअली उन्हें रिप्रेजेंट करता है। लाइक लेट्स से फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स लाइक एसबीआई, ये सारे जो है फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स है, फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड ये ट्रांजैक्शंस वगैरह कर सकते हैं, तो दे आर कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स या ऑथराइज्ड डीलर्स बाय द आरबीआई। तो इनके कोई ग्रीवेंस है तो डायरेक्टली आरबीआई के पास ऐसे खटाखट नहीं पहुंच जाएंगे, आरबीआई या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। इनको जो रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज द फेडाई को ये जाकर बोलेंगे, तो फेडाई विल एक्चुअली कम्युनिकेट दिस एंड गिव द रेजोल्यूशन। ठीक है, तो ऐसा। तो फेडाई के और भी क्या फंक्शंस है? इसके अलावा फंक्शंस है कि ये जो ब्रोकर्स है, फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड ब्रोकर्स को क्रेडिट करता है कि हाँ दिस इज अ गुड ब्रोकर, ही और शी कैन एक्चुअली डू द जॉब। और बैंक पर्सनल को ट्रेन करता है कि फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड कैसे आपको हैंडल करना है सब कुछ। डेली पीरियोडिकल इंटरेस्ट रेट्स एंड स्टैंडर्ड्स को सेट करता है विद वेरियस अदर ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, तो ये तीनों ही सही हैं, सो 1, 2 एंड 3 सी विल बी द राइट आंसर। 60 विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन अल्टरनेट रेफरेंस रेट। तो लिबोर जो है लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, ये जो है इंटरनेशनल एक इंटरेस्ट रेट है जिसके बेसिस पर बहुत सारे जो है इंटरेस्ट रेट्स एनआरआई जैसे अकाउंट से फॉर एग्जांपल उसका इंटरेस्ट रेट लिबोर पे बेस्ड था। ठीक है, इंटरनेशनल इंटरेस्ट रेट्स लिबोर पे बेस्ड थे। इंडिया में क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स रेपो रेट के बेसिस पे होता है ना, वैसे एक स्टैंडर्ड इंटरनेशनल जो है लिबोर था, बट रेपो रेट लेट से आज के डेट में कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट जो है उसे वेरी कर रहे हैं, उनकी वजह से वेरी हो रहा है, तो मैनिपुलेट करना हो गया। वैसे लिबोर जो है एक्चुअली मैनिपुलेट हो चुका है, तो इससे हमें शिफ्ट करना है। दे आर कॉल्ड द अल्टरनेट रेफरेंस रेट्स, शिफ्ट इनटू अल्टरनेट रेफरेंस रेट्स। तो कई लोगों ने, कई कंट्रीज ने सजेस्ट किया है, लाइक एसओएफआर यूएसए ने सजेस्ट किया, यूके ने सोनिया रेट जो है वो सजेस्ट किया, यूरोपियन यूनियन ने ईएसटीआर सजेस्ट किया, बट सोफिया किसी ने नहीं सजेस्ट किया। ऐसा कोई अल्टरनेट रेफरेंस रेट है ही नहीं, तो वही पूछा गया कि विच इज नॉट एन अल्टरनेट रेफरेंस रेट, तो सी विल बी द राइट आंसर, isn't it? 61 which among the following countries not a member of the Asian Clearing Union? तो एशियन क्लियरिंग यूनियन जो एशिया में काफी सारे कंट्रीज हैं, ठीक है, तो ये सारे कंट्रीज ने एक दूसरे के साथ एक जो है यूनियन बनाया, लाइक बांग्लादेश, भूटान, ईरान, इंडिया, म्यांमार एंड मालदीव्स एंड एनपीएस दैट इज नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, इन सभी ने मिलकर एक ग्रुप बनाया कि हम जो भी ट्रांजैक्शन है वो नेट सेटलमेंट, नेट मल्टीलेटरल बेसिस पे सेटलमेंट करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग? लेट अस से इंडिया हैज टू गिव सम मनी टू चाइना, चाइना हैज टू गिव सम मनी टू नेपाल, एंड इस तरीके से ट्रांजैक्शन। इंडिया 100 रुपीज देना है एंड ऑलमोस्ट सेम टाइम पे चाइना विल गिव बैक 50 रुपीज। चाइना ने लेट से भूटान को ले लेते हैं, ठीक है, इंडिया भूटान, तो ऑलमोस्ट सिमिलर टाइम पे, तो इसका नेट अगर सेटलमेंट करा जाए तो इफ इंडिया इज गिविंग 50 रुपीज टू भूटान दैट वुड बी इनफ, है ना, इसके आगे हमें जाने की जरूरत नहीं है, तो ये चीज इनफ है, इतना काफी होता है। तो ये पूरा ट्रांजैक्शन ये दोनों करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब नेट सेटलमेंट उसे कहते हैं। 50 रुपीज यहाँ से यहाँ सेंड करो, फिर 100 रुपीज यहाँ से यहाँ सेंड करो, नॉट रिक्वायर्ड। ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर सेम टाइम पे हुए हैं, तो सिर्फ 50 रुपीज इंडिया भूटान को भेजते, दैट इज इनफ, दैट इज कॉल्ड द नेट सेटलमेंट। तो ये नेट सेटलमेंट में आपका कैश रिक्वायरमेंट जो वो भी कम है, टीडीएस नहीं है सर, यहाँ पर जो है बहुत कम आपको ऑपरेशंस करने होते हैं। तो ये चीज से रिलेटेड इन्होंने डीलिंग किया कि वी विल कम अप विद द एशियन क्लियरिंग यूनियन एंड वी विल डू दिस। ठीक है, कौन कौन से कंट्रीज है? बी स्क्वायर बांग्लादेश भूटान, आई स्क्वायर इंडिया ईरान, एम स्क्वायर मालदीव्स एंड म्यांमार, एनपीएस दैट इज हमारा नेपाल पाकिस्तान श्रीलंका। क्लियर है? तो कौन सा कंट्री नहीं है इसमें, नॉट अ मेंबर? अफगानिस्तान। ओके, सो सी विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? सारे मेंबर के नाम भी आपको दे दिए मैंने। नाउ 62 which among the following is the core principle of
वर्किंग ऑफ मर्चेंट बैंक्स, जनरली नॉर्मल कमर्शियल बैंक्स जो है लोन डिपॉजिट मनी लेते हैं, लोन देते हैं, दिस इज देयर एक्टिविटी। मर्चेंट बैंक जनरली व्हाट डू दे डू, जो भी कोई शेयर्स बॉन्ड्स वगैरह इशू करना चाहता है, ऐसे लोगों को मैनेजमेंट रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि हाँ भाई आपको सेबी से क्या बात करनी है, आपको क्या प्राइस फिक्स करना है, व्हाट शुड बी नंबर ऑफ शेयर्स, ऑल ऑफ दीज रिलेटेड जो है एक्टिविटीज में हेल्प करता है। दैट इज व्हाट इज द रोल ऑफ मर्चेंट बैंक। टू हेल्प इंडिविजुअल्स इन इन्वेस्टिंग इन रेट्स एंड इन्वेट्स, to help corporates and high net worth individuals to issue securities, help in improving the quality of MSME, advise government and exporters all over the world to improve global trade। ठीक है, कौन सा सही जवाब है, ये वाला। ठीक है, बी विल बी द राइट आंसर, इजंट इट। इश्यू द सिक्योरिटी, सिक्योरिटीज मीन शेयर्स बॉन्ड्स वगैरह इशू करने से रिलेटेड मैनेजमेंट एक्टिविटीज देखना। क्लियर है, बाकी तो गलत है। 63. In terms of SEBI guidelines with respect to merchant banks, all debenture issues, public rights of the companies with the maturity period exceeding dash are required to have debenture trustee। तो let us say कोई जो है शेयर्स इशू कर रहा है कोई कंपनी, बट कोई कंपनी डिबेंचर इशू कर रहा है। डिबेंचर क्या है, बॉन्ड जैसा होता है लेकिन मोस्टली इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड। यहाँ पर आपको जो है डिबेंचर इशू करने पे स्टैम्प ड्यूटी वगैरह टैक्सेस अलग अलग तरह के देने होते हैं, एंड कुछ सिक्योरिटी जो है मेंटेन करना होता है, यानी कि कुछ कोलेटरल भी रखना होता है, क्योंकि डिबेंचर या बॉन्ड इट इज लाइक अ लोन ओनली। ठीक है, इशू करो, किसी से पैसे लो और फिर बाद में चुकाओ विथ इंटरेस्ट, दैट इज व्हाट इज बॉन्ड या फिर डिबेंचर। तो डिबेंचर इशू करना, और इसको अगर आप 18 मंथ्स या उससे ज़्यादा का अमाउंट ऑफ टाइम के लिए इशू कर रहे हैं, टेनोर इसका 18 मंथ से ज़्यादा है, तो देन यू हैव टू अपॉइंट अ डिबेंचर ट्रस्टी कि भाई टाइम पीरियड ज़्यादा है, तो यहाँ पर एक ट्रस्टी सारा एक्टिविटीज़ देखेगा, जो भी मनी कलेक्ट हो रहा है वो सही डायरेक्शन में जा रहा है, सही एक्टिविटी के लिए जा रहा है या नहीं, ये चीज़ सारी चीज़ें देखेगा। ठीक है, डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करना है। तो मर्चेंट बैंक एक्चुअली खुद तो डिबेंचर ट्रस्टी नहीं बन सकता, बट उस अगर एक सब्सिडरी ट्रस्ट के रूप में एस्टैब्लिश करता है मर्चेंट बैंक, तो दिस ट्रस्ट कैन बिकम अ डिबेंचर ट्रस्टी। ओके, तो डी 18 मंथ्स इज द राइट आंसर। कितना पीरियड ऑफ टाइम से ज्यादा, कितना टेनोर अगर होना जरूरी है, इससे ज्यादा टेनोर होगा, देन डिबेंचर विल रिक्वायर अ डिबेंचर ट्रस्टी 18 months। क्लियर है, सो डी विल बी द राइट आंसर। 64. टर्म्स ऑफ सेबी गाइडलाइंस विद रिस्पेक्ट टू मर्चेंट बैंक्स, द कंपनी इशूइंग शेयर्स टू पब्लिक शैल मेक अरेंजमेंट्स फॉर द यूज ऑफ प्रोसीड्स ऑफ द इश्यू टू बी मॉनिटर्ड बाय वन ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन केस ऑफ इश्यूज व्हिच एक्सीड। ठीक है, तो जब कोई कंपनी शेयर सिक्योरिटीज कुछ इश्यू कर रहा है, इश्यू करने पे ये इससे जो कैपिटल इकट्ठा कर रहा है वो 500 करोड़ या उससे ज़्यादा का अमाउंट है, तो इसमें एक मॉनिटरिंग एजेंसी की रिक्वायरमेंट होती है कि हाँ जो पैसा लिया जा रहा है वो सही तरीके से लिया जा रहा है, पेमेंट किया जा रहा है, अलॉटमेंट सही हो रहा है कि नहीं, जिसके लिए लिया गया है उसमें यूज़ हो रहा है कि नहीं, फॉर दैट मॉनिटरिंग एजेंसी इज रिक्वायर्ड। सो मर्चेंट बैंक एक्चुअली ये मॉनिटरिंग एजेंसी का काम कर सकता है। ठीक है, तो दैट इज वाई मर्चेंट बैंकिंग वाले चैप्टर में ये है। एंड व्हाट इज द अमाउंट जिससे ज्यादा अगर आप पैसा इकट्ठा कर रहे हो फ्रॉम द मार्केट, यू हैव टू डू दिस, दैट इज 500 करोड़ रुपीज। सो बी विल बी द राइट आंसर। 65 अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रेस्पेक्ट टू डेरिवेटिव। डेरिवेटिव इज लाइक अ शेयर, शेयर पे आपको प्रॉफिट मिलेगा अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा, कंपनी को लॉस हुआ तो शेयर पे भी आपको लॉस हो जाएगा, तो इसका खुद का कोई वैल्यू नहीं है, इट डिराइव्स द एंटायर वैल्यू फ्रॉम द कंपनीज प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, it is a financial instrument whose value changes in response to the change in the underlying entity. It is a financial instrument, और यहाँ पर आपको जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है बहुत कम करना होता है। ठीक है, इसका खुद का कोई वैल्यू नहीं है। ये जो कंपनी का प्रॉफिट इसे हम अंडरलाइंग कहते हैं, अंडरलाइंग एसेट या एंटिटी कहा जाता है। ठीक है, उस पर ही वैल्यू डिपेंडेंट है, इजंट इट। शेयर पर प्रॉफिट तभी आएगा जब कंपनी को प्रॉफिट होगा, वरना तो नहीं। और इसमें आपको खर्चा भी बहुत कम है, नो और वेरी लिटिल इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपको करना है। अलॉन्ग विद दैट इसका सेटलमेंट जो है फ्यूचर डेट पे होता है, सेटलमेंट फ्यूचर में होगा। शेयर अभी खरीदे तो फ्यूचर में यू विल बी सेलिंग एंड उस टाइम पे आपको जो है प्रॉफिट होगा उसका। 100 का शेयर लिया, 150 फ्यूचर में सेल कर दिया, तो 50 रुपीज यू आर गोइंग टू गेट फ्रॉम देयर, दैट इज द थिंग। ठीक है, दैट इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हुज वैल्यू चेंजेस इन रिस्पॉन्स टू द चेंज इन द अंडरलाइंग एंटिटी। ठीक है, तो ये तो सही है। इट रिक्वायर्स हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तो ये तो गलत है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट काफी लो होता है, तो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। सो बी विल बी द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इंस्ट्रूमेंट सेटल्ड एट फ्यूचर डेट, एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, 5 मोर लास्ट क्वेश्चंस। व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात करें तो जनरली लेट अस से यू वांट टू बाय डॉलर्स 6 मंथ्स फ्रॉम नाउ। आज का रेट जो है डॉलर्स का 80 रुपीज है, बट फ्यूचर में आपको डाउट है कि ये 90 रुपीज हो जाएगा, तो व्हाट यू विल डू इज कि 90 तो नहीं, आई कैन गिव एटलीस्ट 85 रुपीज ऑन ईच डॉलर एंड मैं एक डील कर लेता हूँ।
तो डील आपने किसी से कर लिया, किसी पर्सन से यूएस में कि हाँ मुझे 90 रुपीज़ में ये, लेट्स से राम जी है, इन्होंने डेविड से डील कर लिया कि हाँ प्लीज़ गिव मी द मनी 6 मंथ्स फ्रॉम नाउ। अभी तो रेट स्पॉट रेट अभी का रेट 80 रुपीज़ है, बट फ्यूचर 6 मंथ्स फ्रॉम नाउ 85 में मैं खरीद लूंगा डॉलर्स। ठीक है, डील, ओके डील डन, दैट इज कॉल्ड अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो इससे रिलेटेड आपको जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फिक्स्ड मैच्योरिटी, तो यहाँ पर क्योंकि दो लोग आपस में बात करके करते हैं ये डीलिंग, तो मैच्योरिटी फिक्स्ड नहीं होता है, फ्लेक्सिबल होता है। यू कैन चेंज द मैच्योरिटी 6 मंथ से आगे पीछे कर सकते हैं। 24/7 ट्रेडेड है क्योंकि यस डीलर कभी भी अवेलेबल होता है और ये जो पर्सन है वो भी कभी भी अवेलेबल हो सकता है, तो 24/7 कभी भी ट्रेडिंग की जा सकती है। दीज आर ट्रेडेड ओवर द काउंटर, यस ओवर द काउंटर यानी कि स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर हो रहा है क्या, नहीं, तो ओवर द काउंटर इसे कहा जाता है बिकॉज स्टॉक एक्सचेंज का कोई इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे नहीं है। तो दिस इज ऑल्सो राइट। डायरेक्ट जो है कॉन्टैक्ट में होते हैं काउंटर पार्टी के साथ, यस काउंटर पार्टी के साथ यू आर इन द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ओके, सो दैट इज राइट थिंग हियर, क्लियर। So that is why we can say A is an incorrect statement. 67, which among the following the kind of international factoring the import factor comes into focus only if the buyer defaults in making the payment. तो factoring में हमें पता है जो सेलर है वो अपना जो है बायर को गुड्स सेंड करके एक बिल जनरेट करता है, तो बिल कहता है, बायर कहता है कि बाद में पेमेंट कर दूंगा, सेलर को तो अभी पैसे चाहिए, तो कहता है ठीक है ले लो, बट आई विल गो एंड टेक द मनी फ्रॉम अ फैक्टर। ठीक है, तो फैक्टर को ये बिल सबमिट करके कहता है कि मुझे थोड़े पैसे दे दो, तो यस दे मनी इज गिवन ऑलमोस्ट 100% के आसपास, 80% इनिशियली एंड रिमेनिंग लेटर। तो उसके लिए ये जो सेलर है इसे कुछ फीस दे देता है, क्योंकि जितना 100 रुपीज़ का ये बिल है तो अराउंड 100 रुपीज़ इज गिवन बैक टू द सेलर, तो इज गेटिंग सम फीस अमाउंट ओनली बैंक इज गेटिंग, एंड बैंक इसके लिए फैक्टर बन जाता है सेलर के लिए। फैक्टर मीन्स इट ही कैरीज आउट ऑल द फंक्शंस ऑफ एनी एक्टिविटीज along with collection, ठीक है, दैट इज फैक्टरिंग। अब फैक्टरिंग इंटरनेशनल हो सकती है, इंटरनेशनल होने पे एक्सपोर्टर के साथ एक्सपोर्ट फैक्टर होता है एंड इंपोर्टर के साथ इंपोर्ट फैक्टर होता है, जनरली इसे डबल फैक्टर सिस्टम कहते हैं। बट कई बार एक ऐसा फैक्टरिंग सिस्टम है जहां पर इंपोर्ट फैक्टर जो है वो एग्जिस्ट तो करता है बट डॉर्मेंट होता है, यानी कि कोई एक्टिविटी नहीं करता, सारी डीलिंग एक्सपोर्ट फैक्टर के थ्रू होती है। ठीक है, कि ये लो पैसे लो, इस तरीके से मुझे पैसे दो एंड ऑल, एवरी डीलिंग इज, तो जो मैंने एक्टिविटीज बताया ऑल ऑफ दैट इज डन थ्रू द एक्सपोर्ट फैक्टर ओनली। सो दैट फैक्टरिंग सिस्टम को हम सिंगल फैक्टर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, सिंगल फैक्टर सिस्टम इसे कहा जाता है, जहां पर इंपोर्ट फैक्टर होता तो है बट ही विल कम इन टू पिक्चर ओनली व्हेन जनरली एक्टिविटीज नहीं होती है, बट अगर इंपोर्टर ने पैसे देने से मना कर दिया ड्यू डेट पे, फ्यूचर में दूंगा, लेट्स से 30 डेज के बाद इसने कहा कि मैं पेमेंट करूंगा, 30 डेज के बाद भी नहीं कर रहा, तो इंपोर्ट फैक्टर को जगाया जाता है, कुंभकर्ण उठो अब इसे जो है पैसे लेकर आओ। ओके, सो दैट इज द सिंगल फैक्टर सिस्टम, क्लियर, ए विल बी द राइट आंसर। डबल फैक्टर सिस्टम ये है जो हमने देख लिया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट फैक्टर दोनों के साथ डीलिंग होती है डायरेक्टली। डायरेक्ट इंपोर्ट फैक्टर सिस्टम में ओनली इंपोर्ट फैक्टर होता है, एक्सपोर्ट फैक्टर होता ही नहीं है। ट्रिपल फैक्टर सिस्टम कुछ नहीं है, ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए। वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, अगर लेट्स से आर जनरली डैश अपॉर्चुनिटीज पूछा गया क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हाई रिस्क लो रिटर्न, लो रिस्क हाई रिटर्न, लो रिस्क लो रिटर्न या हाई रिस्क हाई रिटर्न। वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स ऐसे इन्वेस्टमेंट होते हैं जहां पर बहुत ही हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, जैसे कोई इंडिविजुअल इसके बहुत सारे कंपनीज है, वो कहीं और इन्वेस्ट करना चाहता है एक स्टार्टअप में, तो स्टार्टअप एंटिटी के पास एक आइडिया है बट पैसे नहीं है, फंडिंग नहीं है, तो फंडिंग प्रोवाइड जो किया जाता है दैट इज कॉल्ड वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप जिसका सिर्फ एक आइडिया है, प्रोडक्ट नहीं है, तो हाई रिस्क है, यहाँ पर प्रोडक्ट नहीं है, इसे स्केल भी नहीं किया, कमर्शियली प्रोड्यूस भी नहीं किया, मार्केट में कैसा रिसर्च है वो भी नहीं देखा, तो हाई रिस्क है यहाँ पर, बट दिस पर्सन एक्सपेक्ट्स अ हाई रिटर्न इंस्टेड ऑफ दिस रिस्क दैट इज टेकिंग। तो हाई रिस्क हाई रिटर्न जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं उन्हें हम वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स कहते हैं, क्लियर है। तो दीज इन्वेस्टमेंट्स वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स आर हाई रिस्क हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट, सो डी इज द राइट आंसर हियर, क्लियर है। एयरलाइन ओनर वांट्स टू यूज एन एयरक्राफ्ट ऑन लीज, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट काइंड ऑफ लीजिंग। ठीक है, एयरक्राफ्ट ऑन लीज तो टेम्परेरी पीरियड के लिए लीजिंग जो है वो की जाती है। तो लीजिंग डिफरेंट काइंड्स के हैं, लाइक फाइनेंशियल लीज अगर आप देखो इसमें पूरा जो इकोनॉमिक लाइफ है यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल एक सेलफोन, उसका इकोनॉमिक लाइफ कितना होगा, 4 साल 5 साल चलेगा मैक्सिमम, तो 4 to 5 ईयर्स के लिए अगर आप कोई सेलफोन जो है रेंट पे ले लेते हैं तो दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल लीज। एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल लीज आपको जो है वो बाई करने का ऑप्शन भी मिल जाता है कि ठीक है आपने इतना यूज ही कर लिया, बाई कर लो, ठीक है।
देन ऑपरेटिंग लीज होता है जिसमें आपको शॉर्ट टर्म के लिए, लेट्स से 1 ईयर या 6 मंथ्स के लिए फोन आपने रेंट पे लिया, तो दैट इज शॉर्ट टर्म के लिए फोन को रेंट पे लेना, क्या ऑपरेटिंग लीज। तो एयरलाइन जनरली शॉर्ट टर्म के लिए लेते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए लिया गया है, तो व्हाट विल बी द आंसर, ऑपरेटिंग लीज विल बी द आंसर। ओके, डायरेक्ट लीजिंग में होता क्या है, कोई ऐसा ओनर है जो कि कोई एसेट, कोई भी प्रोडक्ट जो है लेट्स से एरोप्लेन है, उसे बाय करके लीज पे देता है, तो दैट इज द डायरेक्ट लीजिंग। सेल एंड लीज बैक, लेट्स से कोई ऐसा पर्सन है जिसे मनी की रिक्वायरमेंट है, तो अपना जो भी एसेट है, कंप्यूटर है लेट्स से, कंप्यूटर वो किसी और को दे देता है कि भाई ये कंप्यूटर रखो, बट उसे कंप्यूटर यूज भी करना है, ठीक है, तो सेल करने के बाद पैसे मिल गए, ठीक है, लेट्स से सम 1 लाख रुपीस पैसे मिल गए, और उसके बाद ये कहता है कि ये लीज पे मुझे वापस दे दो, ठीक है, तो ही इज यूजिंग द कंप्यूटर ऑन लीज, रेंट पेमेंट कर रहा है कंप्यूटर का, ऑल्सो ही हैज गॉट द मनी फॉर द कंप्यूटर, दोनों चीजें, सेल एंड लीज बैक, क्लियर है, वो है। तो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑपरेटिंग लीज, डी। The last question is a homework question for you. Very simple है. Which among the following is the correct range of CIBIL score in India? 3 to 900, 4 to 700, 700 to 900, none of the above. ठीक है, इनमें से कौन सा सही जवाब है, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. लेट अस सी हु गिव्स द राइट आंसर एंड आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन. इफ यू डिड यू कैन लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. एंड इसके साथ साथ अगर आप लोग JIB एग्जाम का प्रिपरेशन इस साइकिल के लिए कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू शुड बी ज्वाइनिंग आवर क्विक रिवीजन बैच, और उसमें जो है एनरोल करके यू कैन आपको लाइव क्लासेस के थ्रू पढ़ाया जा रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट्स उनको रिवाइज कराया जा रहा है एक्चुअली यहाँ पे, तो एग्जाम से पहले ये क्लासेस होंगे ईच एंड एवरी कंपोनेंट के, यू कैन बी पार्ट ऑफ इट। यहाँ पर एग्जाम से पहले लाइव क्लासेस के थ्रू पढ़ाना, एंड ऑल्सो ईच एंड एवरी जो कंपोनेंट है उसका चैप्टर वाइज क्विजेस, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, शॉर्ट नोट्स, ऑल ऑफ दीस थिंग्स आर अवेलेबल। और जो लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाए उसकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, ऑल्दो टाइम कम है बट यू कैन ट्राई, ठीक है। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड लेटेस्ट से आपको ऐसा लग रहा है कि आई कैन प्रिपेयर ऑन माई ओन, बट मुझे थोड़े टेस्ट की रिक्वायरमेंट है एट दिस लास्ट पीरियड ऑफ टाइम। चैप्टर वाइज क्विज एज वेल एज फुल लेंथ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस के लिए एग्जाम से पहले, ठीक है। तो यू कैन बी पार्ट ऑफ अ टेस्ट सीरीज। टेस्ट 80 कोड अगर आप यूज़ करोगे तो यू विल बी गेटिंग 80% डिस्काउंट ऑन दिस टेस्ट सीरीज ऑल्सो। चारों कॉम्पोनेंट के आपको चैप्टर वाइज क्विजेस एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे। ओके, ईच एंड एवरी कॉम्पोनेंट के 10+ जो है फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको अवेलेबल है, जो कि फुल सिलेबस के टेस्ट है, राइट। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, यू कैन अवेल दैट। एंड आई होप यू लाइक द सेशन। इफ यू डिड यू कैन लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये सेशन कैसा लगा, इन्फॉर्मेशन मिली है या नहीं, समझ में आया है कि नहीं। 8146207241 हमारा नंबर है। hello@edutap.co.in पर आप अपना जो भी क्वेरी है वो हमें लिख भेज सकते हैं एंड वी विल बी रिस्पॉन्डिंग टू यू। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।